स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड और मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। जबरदस्त एक्शन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन अब सवाल यही है कि जिस तरह के दायरे का वीक ट्रेड दिखाई दे रहा है उसमें अब आपको आखिरी 1.5 घंटे में क्या रणनीति अपनानी है। तो दीप, जरा पहले बता दीजिए कि कौन सी बड़ी बातें जिन पर फोकस करेंगे हम। बड़ी बात यह है कि कोई भी बड़ी बात नहीं है इस बाजार में। नया कुछ भी ट्रिगर नहीं निकल कर आ रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना ही कुछ खबरों का इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है इस बाजार में। एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। अब उस सीमित दायरे में आप कभी थोड़ा ऊपर जाते हैं रेंज के, थोड़ा नीचे आते हैं रेंज के, बट एसेंशियली अभी थोड़ी देर पहले हल्की रिकवरी आपने स्क्रीन पर आती हुई देखी है। तो निचले स्तरों से करीब 75 अंक सुधरा है। निफ्टी 22,150 के ऊपर इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी नीचे से करीब 200 अंक सुधरा है, अब 46,700 पर है। ऊपर से सिर्फ 100 अंक ही नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। आईटी, मेटल्स, रियल एस्टेट और फार्मा, यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। आज मिड और स्मॉल कैप्स में भी थोड़ा मुनाफा वसूली आई है। हालांकि यहाँ पर भी निचले स्तरों से अब रिकवरी आ रही है। स्मॉल कैप आपका रिकवर होकर पॉजिटिव हो गया है। मिड कैप भी हार्डली एनी गिरावट आपको इस समय दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर्स, यहाँ पर आपको 50 अंकों की हल्की नरमी दिख रही है। यूरोप के बाजारों में थोड़ा दबाव इस समय आते हुए दिख रहा है, बट अगेन कोई ट्रिगर बेस्ड सेलिंग ये नहीं है और हार्डली एनी दबाव आपको आते हुए दिख रहा है। तो बहुत ही मामूली सा ट्रेड हो रहा है इस समय। बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है और ट्रिगर यही है कि इस समय कोई भी ट्रिगर नहीं है बाजार में। ओके, आई एम वंडरिंग कि मुझे दूसरा सवाल पूछना चाहिए कि नहीं, बट हैविंग सेड सो, ये जिस तरह का हम वीक टू रेंज बाउंड ट्रेड देख रहे हैं, क्या ये मंथली एक्सपायरी स्पेसिफिक है या कुछ बड़ा है यहाँ पर कि किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार है कि तब इसको फाइनली पुश मिले? आई थिंक बड़े ट्रिगर का बाजार को इंतजार है। अब जैसे आज सुबह हम बात कर रहे थे, शायद वो ट्रिगर इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट्स के बाद आ जाए, वहाँ से जुड़े कुछ संबंध पे आ जाए। टुवर्ड्स एंड ऑफ मंथ हम देखते हैं कुछ बड़ा आपके लिए फिजिकल और जीडीपी डेटा आता है फरवरी के एंड में, शायद वहाँ से बाजार ट्रिगर ले ले। फाइनेंशियल ईयर एंड आपके लिए आ रहा है तो उसके रिलेटेड थोड़ा रोटेशन होगा। तो आने वाले दिनों में एक्शन होने वाला है। हर दिन इतना रेंज बाउंड नहीं हो सकता है आपके लिए, बट उससे पहले बाजार एक ब्रीदर ले रहे हैं, एक इंतजार कर रहे हैं। अब एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का महीना है। यूजुअली हम देखते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव डेज होते हैं, तो बाजार उससे पहले शायद थोड़ा इस समय हल्का भी ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, एक तरफ से कोई इमीडिएट बाजार के अप या डाउन का आपको ट्रिगर आते हुए नहीं दिख रहा है। स्टॉक्स पे थोड़ा रोटेशन आपको आते हुए दिख रहा है। इंडेक्स मैनेजमेंट आपको रोज चलते हुए दिख ही रहा है। जो सुबह ब्रेथ थी बाजार की, उस हिसाब से ब्रेथ इस समय थोड़ी बेहतर है, बट कुछ ज़्यादा बड़ी मूव नहीं है। आज एल&टी ने कमान संभाला हुआ है, ऑर्डर विन आया, इनके लिए अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट आपको आती हुई दिखी। HDFC बैंक जो पिछले हफ्ते की शुरुआत में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर सेकंड हाफ में फिसला था, आज आपको HDFC बैंक से अच्छा सहारा दिख रहा है। M&M तो खैर रोज नए हाई बना ही रहा है, तो वहाँ पर एक्शन आपके लिए बरकरार है। इंश्योरेंस स्टॉक्स में आपको थोड़ी मूव आती हुई दिख रही है। उसके सामने IT लगातार 2-3 दिनों से यहाँ से कुछ संकेत नहीं आए हैं। एशियन पेंट्स आपको रोज कमजोर होते हुए दिख रहा है। ऑयल एंड गैस में भी हम देख रहे हैं रिसेंटली एक फॉल आई है। PSUs में दोनों तरफ का कारोबार हो रहा है, तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रेंज बाउंड ट्रेड आपको होते हुए दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स में आपको रोटेशन दिखेगा। ब्रॉडर मार्केट में हम देख रहे हैं हल्की मुनाफा वसूली आ ही रही है। रोज ही हम देखते हैं थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर आती है, बट उसके बाद इंडेक्स रिबाउंड भी करता है। रेलवे शेयर्स वापस फोकस में आ गए। आज मोदी जी ने उद्घाटन भी किया है कुछ स्टेशन का, और बड़ा रीडेवलपमेंट प्लान है, बड़ा स्पेंडिंग प्लान आपको आते हुए दिख रहा है। तो रोटेशन चल रहा है नेहा, बट एसेंशियली बाजार हल्के हैं। एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। उससे पहले अगर आप देखें, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.94 पर है। बैंक निफ्टी का रेशियो पुट कॉल रेशियो 0.7 के आसपास है। बहुत हल्के बाजार हैं। आज का आप निफ्टी का हाई देखिए, 22,202 का निफ्टी का हाई है, 22,075 का निफ्टी का लो है। 125 अंक, आई मीन इससे छोटी आपके लिए रेंज नहीं हो सकती। जहां तक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, उस रेंज के एकदम बीचों बीच इस समय कारोबार हो रहा है। तो बहुत ही छोटी रेंज में आप इससे मूव कर रहे हैं। तो इसमें आप ट्रेड लेंगे भी तो क्या ट्रेड लेंगे, और बाय द टाइम आप अपना ट्रेड लेते हैं आपको अप मूव कितनी मिलने वाली है। 125 अंक की रेंज में अगर आप पूरा दिन बिताते हैं ट्रेड के लिए, तो आप देख सकते हैं कि मौके कुछ भी नहीं है। करीब हमने हाईलाइट किया था 10:30 से जो एक रेंज बनी हुई थी बाजार में, 1-1:30 बजे तक उसी रेंज में बाजार था। वो तो और छोटी रेंज थी। अभी पिछले आधे 1 घंटे में कुछ आपको मूव आई, अदरवाइज तो और भी रेंज आपको छोटी हुई दिख रही थी। बैंक निफ्टी की भी बात करें, 350 पौने 400 अंक की रेंज में यहाँ पर, नॉट इवन 1% की रेंज में आपको यहाँ पर कारोबार होते दिख रहा है। तो उसमें आप फिर कितना ट्रेड लेंगे, कितना मूव करेंगे? तो इससे बेहतर है कि स्टॉक्स पर थोड़ा फोकस करिए, वहां पर आपको मौके मिलते हैं। इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से जो हम बात कर रहे थे, रोज कुछ ना कुछ स्टॉक्स हैं जो फोर फ्रंट पर आते हैं, आपको ट्रेडिंग का मौका देते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स लेने का मौका देते हैं, और इस
समय एग्जैक्टली वैसे ही होते हुए दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी है, बड़ी मूव आएगी, बट वही बाजार की कि कब बड़ी मूव आएगी उसके लिए एक ट्रिगर अगर कुछ हो सकता है एक्सटर्नल या इंटरनल। एंड ऑफ कोर्स एक्सपायरी का तो हमारा फोकस बना ही रहेगा, बट लाइक वी बीन टॉकिंग पिछले 3-4 दिनों से कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रिगर आ नहीं रहा है, तो बाजार भी बस अपनी चाल चल रहा है और अच्छा भी रहता है, क्योंकि रोज अगर आप वन साइडेड मूव देखें तो वो भी मुश्किल हो जाता है बाजार में। तो इसमें आपको मौके जरूर मिलते हैं। लाइफ हाइज के आसपास हैं, थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, उसके आसपास देखना पड़ेगा। 22,250 हैज सो फार प्रूवन टू बी अ टफ रेजिस्टेंस इन द नियर टर्म। तो देखते हैं, आज भी उसका अटेम्प्ट तो नहीं किया, 22,202 से आप घूम गए थे, बट उसके ज़्यादा आप नीचे भी नहीं गए। तो ठीक ठाक कारोबार है, स्टॉक्स पर करिए फोकस। हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, अच्छे कॉल्स लेंगे उनके साथ। बिल्कुल, चलिए। तो कोई यहाँ पर आप कह सकते हैं घबराने वाली बात एटलीस्ट नहीं है, अगर एक पॉजिटिव नोशन इससे निकाला जाए तो फिर आइए अब देख लेते हैं कि हमारी रिसर्च टीम आपके लिए क्या कुछ अपनी रिसर्च एनालिसिस लेकर आई है, कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स पे नजर रखनी है। ऑफ कोर्स स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट भी है तैयार। हमारे साथ कुशल आशीष दोनों जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून कुशल, आपके साथ शुरुआत करेंगे। मेजर इवेंट्स कौन से, जरा वो बता दीजिए। गुड आफ्टरनून नया। इवेंट्स के लिहाज से ऑफ कोर्स आज यहाँ पर स्टोइक इंडस्ट्रीज इसके नंबर्स आने वाले हैं, साथ ही एक्सिस बैंक की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 5 बजे। एक सिग्निफिकेंट बिजनेस डेवलपमेंट का ये ऐलान करते हुए दिखेंगे। कैनरा बैंक है, यहाँ पर शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होगी, साथ ही ग्रोअर एंड वेल यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है एसोसिएट अल्कोहल्स की भी। आईपीओ के लिहाज से जीपीटी हेल्थ केयर, ये आईपीओ आज बंद हो जाएगा, तो देखना होगा कि फाइनल सब्सक्रिप्शन इसका क्या निकल कर आता है। साथ ही आज वित्त मंत्री जी शाम 5:30 बजे स्टार्टअप्स के विभिन्न स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्शंस भी करती हुई दिखेंगी। जहां तक कल का सवाल, मंगलवार कैश स्पेस से कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने नंबर्स घोषित करेंगे, साथ ही डीसीएम श्रीराम और मैरिको यहां पर अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ साथ ऑल इंपॉर्टेंट वोडाफोन आइडिया की बोर्ड मीटिंग है फंड जुटाने पर, साथ ही टेक्समैको रेल और इंडस्ट्रियल कैपिटल फाइनेंस भी फंड जुटाने पर विचार करते हुए दिखेंगे। फेडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज और फ्लेयर राइटिंग, इनका 90 दिनों का जो 50% आईपीओ एंकर लॉक इन है वो भी खत्म हो जाएगा कल के दिन में। इनफैक्ट 2 आईपीओस खुलने वाले हैं कल से, जहां पर प्लैटिनम इंडस्ट्रीज और एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स, ये 2 कंपनियां हैं जो अपने नए आईपीओ बाजार में उतारेंगी। इनफैक्ट एनएमडीसी अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है साउथ इंडियन बैंक के राइट्स इशू की, और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फरवरी महीने का जो यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा है और दिसंबर महीने का उनका जो हाउस प्राइस इंडेक्स है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। फाइनली बुधवार 28 फरवरी कैश पे से केएसबी लिमिटेड अपने नंबर्स डिक्लेयर करने वाले हैं, साथ ही पंजाब एंड सिंध बैंक 2000 करोड़ तक फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार करेगा स्वान एनर्जी, और साथ ही आईपीओ के लिहाज से जुनिपर होटल से इसकी लिस्टिंग भी होने वाली है। फीएम इंडस्ट्रीज के बोनस इशू की एक्स डेट भी है 28 तारीख को, और साथ ही यूएस के लिहाज से जो उनका चौथे तिमाही का जीडीपी आंकड़ा है उसकी प्रिलिमिनरी रिलीज, और साथ ही फरवरी महीने का यूरोप के लिहाज से जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ग्लोबल डेटा है, हमारे भी कुछ ट्रिगर्स हैं, मंथ एंड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आइए अनिल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, थोड़ा बाजार पर अनिल जी से भी चर्चा की जाए। अनिल जी गुड आफ्टरनून सर। मिस किया आपकी मॉर्निंग एनालिसिस, बट एसेंशली सुबह से अब तक कुछ भी नहीं करा है बाजार ने। 125 अंक की रेंज में निफ्टी है फिलहाल, 22,170 पर ट्रेड कर रहा है, 40-50 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी भी 300 साढ़े 300 अंक की रेंज में रहा है, फिलहाल सिर्फ 65 अंक नीचे है, 46,750 के लेवल पर। बताएं सर कैसे देख रहे हैं एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार इस समय? मुझे लगता है कि मंथली एक्सपायरी के तूफान के पहले की खामोशी है, थोड़ा सा सुस्त है बाजार, ग्लोबल क्यूज कम है, लोकल क्यूज भी कम है, खबरें कम है, और एफआईज और लोकल फंड्स का एक्शन भी अगर आप देखें तो ज्यादा एक तरफ आपको नजर नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि बाजार बिताना चाहते हैं। लाइफ हाई बनाने के बाद इन लेवल के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, और उसके बाद नए और बड़े की तैयारी होगी। और इस कंसोलिडेशन में निफ्टी 21,900 इसके आसपास, इसके थोड़ा सा नीचे अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और ऊपरी तरफ पर 22,300 के आसपास की रेंज है। तो ये 400 साढ़े 400 पॉइंट की रेंज ऐसी है जिसमें बाजार थोड़ा वक्त बिताता हुआ आपको नजर आएगा। एक बार 22,000 के ऊपर जब तक निफ्टी बंद हो रहा है तब तक कोई चिंता की बात है नहीं। पिछले पूरे हफ्ते और इस हफ्ते भी हम लगातार देख रहे हैं कि आज भी उम्मीद है कि 22,000 के ऊपर बंद होगा। पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते हमने 5-6 ट्रेडिंग सेशन 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखी है। तो जब तक माफ कीजिएगा, जब तक 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक कमजोरी के बिल्कुल भी संकेत है नहीं, और आपको खरीदारी के रुझान के साथ बने रहना चाहिए। अब जहां तक आज के बचे हुए 1.5 घंटे का सवाल है और कल के लिए स्ट्रेटेजी का सवाल है,
डाउ फ्यूचर्स हल्के से कमजोर है, लेकिन कोई खास वहां से भी ऐसे बड़े संकेत नहीं कि बहुत बड़ी कमजोरी के संकेत आ रहे हो। सो करना ये कि 22,075 की रेंज में अगर आज आपसे 1-1.5 घंटे में बाजार आपको देखने को मिलता है निफ्टी पर, तो वहां पर आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, वहां पर थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 22,225, 22,300 तक अगर आता है तो इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये रेंज आपके लिए मुनाफा वसूली के लिहाज से ठीक है, 22,225 से 22,300 की रेंज में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 47,000 एक मिडिल पॉइंट है और 500 पॉइंट की मूव दोनों तरफ है। ऐसे में 46,400, 46,550 को आप एकदम मजबूत सपोर्ट के तौर पर मान के चलें, जो आसानी से टूटने वाला है नहीं। और इस रेंज में अगर आता है तो यहाँ पर आपको हल्की फुल्की खरीदारी करनी है। जो डेटा बने हुए उसके हिसाब से 47,000 को पार करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। आज भी हमने 46,900 के आसपास का हाई बनाया है, तो 47,000 के करीब आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और अच्छी रेंज जो है ऊपर में 47,000, 47,200 है, जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में बैंक निफ्टी में सोच सकते हैं। बाकी रहा सवाल ब्रॉडर मार्केट का और डेटा के लिहाज से, तो पुट कॉल रेशियो के लिहाज से दीप मुझे लगता है कि मार्केट हल्के हैं। वीकली एक्सपायरी के पहले निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कोई खास ऐसी बड़ी पोजीशन है नहीं जिससे डर लगे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे 0.94 है, बैंक निफ्टी तो और भी बेटर है 0.80 के आसपास है। तो हल्के बाजार है, ज्यादा पोजीशन लॉन्ग और शॉर्ट साइड पर दोनों ही तरफ कम है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जरूर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं आपको। ब्रॉडर मार्केट में बढ़ने वाले शेयर थोड़े कम है, घटने वाले थोड़े से ज्यादा है, तो वहां पर आपको सेलेक्टिव होना है। और जो सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है उसके हिसाब से आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी करनी है। तो ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं बाजार में, ट्रेंड अभी भी तेजी की तरफ ही है। एक ही फॉर्मूला सिंपल ध्यान में रखिए, जब तक 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक कमजोरी नहीं सोचनी। 22,000 के नीचे बंद होंगे तो फिर वहां पर सोचेंगे कि आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और ऊपर में अगर 22,300 जो लाइफ हाई है 22,297 उसके ऊपर बंद होता है तो फिर आप और बड़ी तेजी के लिए तैयार होंगे। जी अंडरस्टूड सर। चलिए थोड़ा लाइफ हाइक के लिए इंतजार करिए, उसके नीचे हम थोड़ा इस समय सुस्त हैं, बट 22,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग है, जो बाजार का ट्रेंड है, मूड माहौल है, वो एकदम बरकरार है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपना व्यू बाजार पर शेयर करने के लिए, बातें भी समझाने के लिए किस तरह का एक्शन इस समय बना हुआ है। आइए हमारे सारे मेहमान भी जुड़े, उससे पहले एक बार आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कुछ खबरें जो आज आई हैं। आशीष गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एल&टी ये स्टॉक फोकस में रखेगा क्योंकि एल&टी कंस्ट्रक्शन को 1000 से लेकर 2,500 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिले। रेलवे बिजनेस ग्रुप को ये ऑर्डर मिले तो यहाँ पर फोकस रहेगा। इसके अलावा SJVN ये भी स्टॉक रडार पर रख सकते हैं। 2.5-3% की तेजी देखने को मिल रही है। अब खबर ये आई है बाजार खुलने के बाद कि JNK पावर कॉरपोरेशन कंपनी ने PUA यानी पावर यूसेज अग्रीमेंट किया 300 मेगावाट के लिए। शिल्पा मेडिकेयर इन्होंने देखिए धूम्रपान को छोड़ने के लिए जो एक दवाई है उसको यूरोपियन रेगुलेटर्स से मंजूरी मिल गई है और दवा का यूएस में अगर आप देखें तो कारोबार काफ़ी बड़ा है, 470 करोड़ के आसपास है, तो स्टॉक पर रखेंगे खास नज़र। टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन यहाँ पर 225 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर जारी करने को मंजूरी मिल गई है। जो नॉन प्रमोटर्स हैं इन्हें करीब 89 लाख शेयर को जो है जारी किए जाएंगे और जारी करके जो शेयर है टोटल जो फंड रेजिंग वो 200 करोड़ के आसपास है। स्पाइसजेट यहाँ पर देखिए अच्छी खबर है, लेसर्स के साथ भुगतान मामले में इन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना ये स्टॉक में भी अगर आप देखें तो फोकस रहेगा क्योंकि एक फ्रांस के एक बैंक है, इससे इन्हें एक ऑर्डर मिला है, कॉर्पोरेट ट्रेजरी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। TVS मोटर्स ने TVS HLX 150F ये लॉन्च कर दी है और बाजार खुलने के बाद कुछ सौदे भी हुए जिनमें रेन इंडस्ट्रीज है, कमजोर नतीजों के बाद स्टॉक में इंपैक्ट आया है। 13 लाख शेयरों के जो है काफ़ी सौदे देखने को मिले। पेटीएम में लगातार डील्स आती हैं, 5% का अपर सर्किट चल रहा है फिलहाल, लेकिन 12.3 लाख शेयरों के कई सौदे देखने को मिले। और जियो फाइनेंशियल्स यहाँ पर भी बस काफ़ी ज़्यादा है, करीब 72-73 लाख शेयरों के कई सौदे यहाँ पर देखने को मिले हैं। ओके कुछ बड़े सौदे हुए हैं, कुछ खबरों का भी एक्शन है, बाजार थोड़ा रिकवरी के मूड में इस समय दिख रहा है। सही वक्त है हमारे सारे मेहमानों का करते हैं स्वागत। कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब, विश्वेश चौहान साहब, सचित जी, सिरानी जी एंड ऑफ कोर्स आशु सर हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। शो की शुरुआत एक बिगुल सचित जी के लिए BTS डबल टी का। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर टाटा कंज्यूमर में वीकली कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से 1180 के आसपास का एक हर्डल था, वो हर्डल काफी कॉन्फिडेंट लॉन्ग पोजीशंस के साथ ब्रेक हो रहा है। तो जिस तरीके से ये मोमेंटम बना है, मुझे लग रहा है ये अगले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूड या सस्टेन्ड ही रहना चाहिए। पैटर्न के लिहाज से अगर हम 60 मिनट्स चार्ट देखें या डेली चार्ट देखें तो वहाँ पर एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है।
इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का टारगेट लगभग अराउंड 1220 के आसपास प्लेस्ड है, तो काफी अच्छी अपमूव अभी भी यहाँ पर कैपिटलाइज की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1168 के आसपास फिलहाल लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनानी है टाटा कंज्यूमर्स के फ्यूचर्स में 1220 के पोजीशन टारगेट के लिए। 1220 का पोजीशनल टारगेट है, खरीदारी करें टाटा कंज्यूमर। यह है सच जी की राय। बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए भी सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। अभी आप चर्चा भी कर रहे थे एल&टी के बारे में, तो मैं एल&टी से जुड़ा हुआ कंपनी, इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी लेके आया हूं, वो है पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा पे खरीदारी की राय है। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 455 का और पोजिशनल टारगेट रह सकता है 493 का। विद डिस्क्लेमर, अगस्त 2019 से हम लगातार बार बार निचले लेवल से हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं, आज फिर से कर रहा हूं। पीएनसी इंफ्रा रोड्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट, रनवेज के एक्सपर्ट है पीएनसी इंफ्रा। करीबन 84 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। पिछले 3 साल की अगर ग्रोथ की बात करूं तो 30% सीएजी से ग्रो हो रही है पीएनसी इंफ्रा। अब जो ऑर्डर बुक है 17,400 करोड़ का है, 2.3x है रेवेन्यू का। वाटर सप्लाई ऑर्डर्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जो ग्रोथ ला सकती है कंपनी के लिए। FY25 में रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस जो कंपनी दे रही है वो 10% का है और वाटरवेज के जो प्रोजेक्ट है वो 3,000 करोड़ के करीब है। इनके जो 12 प्रोजेक्ट्स है जिसमें इन्होंने डाइवेस्ट भी किया हुआ है टू डिफरेंट प्लेयर्स, तो इसके कारण भी इनको बेनिफिट रहेगा। पीएनसी इंफ्रा 455 आपका शॉर्ट टर्म टारगेट रह सकता है, 493 पोजिशनल। 455 और 493 के टारगेट के लिए पीएनसी इंफ्रा पर करें खरीदारी। आज सुबह से ये स्टॉक थोड़ा बजिंग भी था और अब अच्छा मोमेंटम भी पिकअप कर रहा है। टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कॉम, इस पर भी रखिए नज़र। एक अच्छी मूव इस पर आ रही है। पिछले हफ्ते भी स्टॉक के बारे में बात हुई थी, अच्छे एक्शन में आए हैं। आई थिंक इसका रिलेशन भी है, जो एनवीडिया के एआई फ्यूल्ड मूव आ रही है उसका भी इसका कुछ संबंध है। एक बार कुणाल जी से ज़रा इसकी चार्ट पर राय लिया जाए। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून सर। टाटा कॉम ज़रा देखें, अच्छे मोमेंटम में, डेज हाई 3.5% ऊपर सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, बिल्कुल मैंने इस पर खरीदारी की राय पिछले सप्ताह दी और टाटा कम्युनिकेशन में अब एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरे राय में डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। 1850 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस थी जो कि कई सप्ताह से हमने देखा है स्टॉक पार नहीं कर पाया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डिसाइसिवली 1850 के ऊपर स्टॉक निकल पड़ा है। अगला कंजेशन चार्ट पर 1950 के आसपास है जो कि इसका रिसेंट हाई है और 1950 के लेवल्स भी पार हो गए तो स्टॉक में और बड़ी तेजी बनने की संभावना है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर है, हल्का फुल्का कोई करेक्शन या डिप इंट्राडे में या कल आपको सवेरे दिख जाए तो उन स्तरों पर बाय करके चले। मुझे लगता है 1950 के टारगेट से बाय करना चाहिए नीचे के लेवल्स। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस, जहां पर आपको रखनी है नज़र। एल्केम लैबोरेटरीज, यहाँ पर भी रखिए नज़र। आज सुबह एक खबर भी आई थी कि एक टैक्स चोरी का इन पर आरोप लगाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही थी कि ऐसा कंपनी पर आरोप लगाया गया है। करीब 1000 करोड़ तक के फिगर की बात की जा रही थी, बट अब कंपनी का इस पर खंडन आते हुए दिखा है। कंपनी कह रही है कि सितंबर 2023 में आईटी डिपार्टमेंट ने सर्वे ज़रूर किया था, बट उसके बाद ये जो आरोप लगाने की खबरें आ रही हैं उसका कंपनी खंडन कर रही है। तो फिलहाल जो आरोप लगाया गया था, लार्ज स्केल टैक्स एवेजन था, एल्केम लैब्स के खिलाफ कुछ बोगस क्लेम्स बनाए गए थे, 1000 करोड़ तक के अमाउंट की बात की जा रही है। इस खबर का कंपनी खंडन कर रही है। जो टैक्स चोरी के आरोप लगाए हैं उसका कंपनी ने खंडन किया है, बट नेवरदलेस 5.5% नीचे आपको स्टॉक अभी भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एल्केम लैबोरेटरीज थोड़ा नीचे से सुधरा है, बट कंपनी ने कहा है कि जो भी सर्वे हुआ था उसका कंपनी ने जवाब दिया है, पूरी तरह से कोऑपरेशन भी किया है और ये जो टैक्स चोरी के आरोप हैं उसका कंपनी खंडन करती है। देखते हैं कैसा रहेगा डेवलपमेंट, बट एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए एल्केम लैब्स पर आ रहा है। सुबह से स्टॉक पर भी प्रेशर है जब से ये खबरें हमें आती हुई दिखी थी। आइए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हैं तैयार, करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या कर रहे हैं समय बाजार में। देखिए, निफ्टी नीचे सपोर्ट से बाउंस की है और 22,100 से 22,000 की रेंज में सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। वो होगी 22,150 की, जिसका प्राइस है 143। 22,150 इसी लेवल पे निफ्टी स्पॉट लेवल भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो
परसों मंथली एक्सपायरी आएगी, वो मंथली एक्सपायरी पॉसिबल है कि 22,350 से 22,400 की तरफ एक्सपायरी होनी चाहिए, यानी यहाँ से कम 150 से 200 पॉइंट ऊपर एक्सपायरी लगती है। तो हम यहाँ पे 22,150 की कॉल ऑप्शन 143 में ले रहे हैं, जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है आपका 102 रुपए का, 102 का स्टॉप लॉस बन रहा है, और ऊपर फर्स्ट टारगेट बन रहे हैं आपके 190 के, और 190 निकलती है तो 210 के बनेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे 22,150 की। तो शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, ये व्यू बन रहा है, और 22,150 की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से राय। फिलहाल 143 के आसपास आपको मिल रही है। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू भी शेयर करने के लिए। थोड़ा रिकवरी के मूड में जरूर दिख रहे हैं बाजार इस समय, पर देखते हैं यहाँ से कैसा एक्शन आपके लिए बनेगा। L&T सुबह से ये बढ़िया लीडरशिप आपको दिखा रहा है और अभी भी डेज हाई पर ये काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। एक बार सुमित जी से भी जरा L&T के चार्ट पर राय लेते हैं। सुमित जी गुड आफ्टरनून सर, एक बार L&T का चार्ट देखें, बताएं डेज हाई पर इस समय 100 रुपये ऊपर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, फ्राइडे के सेशन में L&T में हमने बाय का कॉल दिया भी था। L&T मजबूत लग रहा है, रिसेंट करेक्शन और साइडवेज मूव के बाद इसने ब्रेकआउट दिखा दिया है। 3500 का लेवल टूटते ही 3650 से लेके 3700 रुपए तक के लेवल जल्दी L&T में देखने को मिलेंगे। पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी छोटा मोटा डिप आता है खरीदारी करें। पोजीशन होल्ड करिए और कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो खरीदारी इस पर करनी है। आइए आशु सर भी हैं हमारे साथ, और एक बार आशु सर से भी उनका बाजार पर व्यू लिया जाए। आशु सर बुल स्प्रेड भी आपने बनवाया बाजार पर, उस पर भी कोई अपडेट हो तो दें, और जो बहुत ही रेंज वाला एक्शन आपको इस समय बाजार में दिख रहा है, जरा इसके बारे में भी अपनी राय दें सर। सो दीपांशु, आई थिंक ऊपर के लेवल्स पे जो एलिवेटेड लेवल्स है उन पे कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव्स हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है दीपांशु लास्ट के 4 दिन एक्सपायरी के। तो मैं इसको इस तरह से मानता हूँ दीपांशु, ये 4 दिन है ना, ये आपके और मेरे किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये तो बस जो पोजीशन जिस तरह से निकल के आएंगी उसके है। तो ये 4 दिन में अगर आप चाहें व्यू बनाने का, आप कैलकुलेटेड व्यू से कर सकते हैं, पंट कर सकते हैं उसको, उसमें कॉन्फिडेंस कम होता है, मतलब एक कैलकुलेटिव मूव्स होती हैं। सो मैं दीपांशु इस स्पिरिट में आपको अपडेट देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे 3 स्प्रेड हैं जो लास्ट वाले बने हुए हैं, चाहे छोटी कॉस्ट थी लेकिन वेदांता, पेट्रोनेट और ONGC। अब ONGC इनमें से कोई भी प्लेन वनीला मेरे पास फ्यूचर होना तो दीपांशु मैं विश करूंगा यार 3 दिन में निकल जाए, 4 दिन में निकल जाए, भगवान का नाम लेंगे यार, ऊपर एक मूव आ जाए, मेरा निकल जाए। हम स्प्रेड इसीलिए बनाते हैं कि नहीं निकले तो मुझे बड़ा नुकसान नहीं हो, क्योंकि उल्टा सीधा कुछ भी कट सकता है फ्यूचर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब लिमिटेड लॉस के फ्यूचर लिए हैं तो मैं सारे व्यूअर्स और सारे जो लोग पूछते थे क्या करना है क्या करना है क्या करना है, ये 1-2 रुपए की जो आखिरी की चीज है ना, इसको छोड़ देना चाहिए। यू नेवर नो कब आपको जैकपॉट लग जाए, कब अब उसमें से हम 1 रुपया निकालेंगे यार ये तो लॉस हो रहा है, निकालना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्या झटका लग जाए, ONGC में विश करता रहूंगा तो पता नहीं 270 से ऊपर भी जाएगा नहीं, और क्या पता 280 के ऊपर की एक्सपायरी कट जाए, एक बड़ा सा मूव आ जाए किसी वजह से। तो पहली चीज तो ये है कि जो लास्ट के स्प्रेड्स हैं, पेट्रोनेट जैसे 2-3 दिन से सबड्यूड था, आज 87-88 हो गया, सडनली पेट्रोनेट ने मूव दिखा दी, ये मेरे कंट्रोल्स में ना, आखिरी 4 दिन पोजिशनल गेम है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उसको प्रिडिक्ट करना इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट। चाहे कुछ भी कोई ज्ञानबाजी करता रहे कि ऐसे हो, मतलब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इतनी चुटकियों में पोजीशन चेंज होती हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मेरा स्प्रेड से पहली चीज तो ये होती है कि जो आखिरी वाले बने हुए हैं शांति रखिए, उसको 1:2 रिपेयर जरूर करते हैं, बट मैं उसे निकलने की राय नहीं देता हूँ कि अब जो चला गया वो चला गया, आने के चांसेस बहुत जाने में कुछ है ही नहीं। वो मुन्ना भाई की तरह इससे अंदर क्या जाएंगे, तो अगर 3 रुपए की कॉस्ट थी वो 1 रुपए रह गई, 2 रुपए इससे ज्यादा अब क्या लॉस हो जाएगा हमारा, हो ही नहीं सकता। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इंडेक्स पे दीपांशु 3 दिन है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ऊपर की मूव आएगी। तो जो आपने बुल स्प्रेड बोला निफ्टी का 22,250 और 22,500, अब आप दीपांशु अगर देखिए, अगर प्लेन वनीला 22,250 की कॉल ली होती तो कल से 60-70 रुपए नीचे है। हमने स्प्रेड बनाया था कॉस्ट 45 रुपीज की, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस वक्त भी 45 रुपीज है। मतलब सैटरडे संडे निकल गया, मंडे को 60-70-100 पॉइंट मार्केट नीचे भी आ गई तो भी 45 रुपए है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्प्रेड्स कि शांति रहती है। बार बार सब कहते हैं -1 दो, पैसे चले जाएंगे, क्या फायदा कम मार्जिन से। तो ये है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में एक निफ्टी की मूव ऊपर आएगी, इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हो सकता है बड़ा प्रॉफिट नहीं आए क्योंकि थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन अगर जैसे ये प्रॉफिट में आएगा मैं अपडेट करूंगा। पर मुझे लगता है कि मैं तो पॉजिटिव मूव के लिए प्ले करूंगा, बट कैलकुलेटेड। मैं पॉजिटिव का मतलब ये नहीं यहाँ से निफ्टी ले लूंगा। और अब दीपांशु मेरे पास 2 स्प्रेड्स और हैं, एक इंडेक्स पे बैंक निफ्टी का है इसी एक्सपायरी का, और एक मार्च एक्सपायरी का पहला स्टॉक का स्प्रेड है। आप जब कहें शेयर कर लें या एक एक करके शेयर कर सकता हूँ।
बिल्कुल सर, बस 1 मिनट में आता हूँ, 1-2 और कॉल्स हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपका स्प्रेड लेता हूँ। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, पहले सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 183 रुपीज, 183 रुपीज 10 पैसा, 183 रुपए, 183 रुपए 10 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, ये सेक्टर भी तेजी के ट्रेंड में है। गेल के अंदर आज मोमेंटम पॉजिटिव बन रहा है। पिछले 3-4 दिनों के थोड़े से साइडवेज और छोटा मोटा करेक्शन के बाद अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। गेल में मेरे को लग रहा है यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है। कल का हाई स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर में 187.50, 188 ये इमीडिएट इसका पहला टारगेट होगा। तो 188 का इसका पहला टारगेट है, 191 का इसका दूसरा टारगेट है। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में गेल 200 रुपए के लेवल क्रॉस करने को तैयार है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 178, 179 के पास है, तो 179 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के गेल में खरीदारी करे। 188 से लेके 191 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। 188 और 191 ये हैं आपके लिए टारगेट्स। गेल इस पर करनी है आपको खरीदारी। मोमेंटम में आ रहा है। आज सुबह पॉजिटिव ब्रोकर रिपोर्ट भी इस काउंटर के लिए आई थी, हालांकि ऑलरेडी जो टारगेट्स दिए थे उसके ऊपर ही ये काउंटर दिख रहा है। आइए आशु सर के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। दीपांशु, बैंक निफ्टी का बुल स्प्रेड बनाना है। 47,000 की एक कॉल लेनी है, 47,500 की 2 कॉल्स बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 35 रुपीज। मैं फिर रिपीट करता हूं, अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 46,738। 3 दिन है इस बार, ये मंथली एक्सपायरी थर्सडे को बैंक निफ्टी की होगी, वेंसडे को नहीं होगी। 3 दिन में 500-700 पॉइंट की मूव दिखा सकता है बैंक निफ्टी, बट नहीं दिखाया तो दीपांशु मेरे ट्रेड में सबसे पहली चीज होती है नहीं हुआ तो, नहीं दिखाया तो, नीचे चला गया तो। उसकी कॉस्ट है सिर्फ 35 रुपए। 47,000 की एक कॉल लेनी है, 47,500 की 2 कॉल बेचनी है। कॉस्ट है 35 रुपीज। सेफ कहां तक है? 48,000 तक। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे पीछे करके अगर हमारा मानना है कि निफ्टी 350-400 जा सकता है, तो बैंक निफ्टी भी 47,400-500 जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो दीपांशु ये 35 रुपए 350 रुपए भी दे सकते हैं। सो जो रिस्क रिवॉर्ड होता है इस तरह के ट्रेड में बहुत फेवरेबल होता है। तो दीपांशु चाहे 1 लॉट बनाए, 10 लॉट बनाए, अपने कंफर्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी का बुल स्प्रेड बनाना चाहिए फॉर दिस एक्सपायरी व्हिच विल बी कोइंसाइडिंग विद निफ्टी ऑन थर्सडे। तो बैंक निफ्टी के लिए एक बुल स्प्रेड बनाना है आशु सर की तरफ से। 47,000 का एक कॉल खरीदिए, 47,500 के 2 कॉल बेचिए थर्सडे एक्सपायरी तक के लिए। 35 रुपए की लागत है, बट जैसा आशु सर ने कहा, अगर यहाँ से बाजार में एक बढ़िया अपमूव आती है तो 10 गुना रिटर्न आपको इस स्प्रेड पर आते हुए दिख सकते हैं। आइए विश्वेश जी भी हैं हमारे साथ, और विश्वेश जी से भी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। विश्वेश जी, HDFC बैंक से करते हैं शुरुआत। सर आज वापस थोड़ा मोमेंटम में आए। पिछले हफ्ते की शुरुआत में अच्छा मोमेंटम था, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वीकनेस इसमें आती देखी। आज फिर से थोड़ा एक्शन दिखा रहा है, बैंक निफ्टी को अच्छा सहारा दे रहा है, निफ्टी को सहारा दे रहा है। क्या व्यू है सर HDFC बैंक के चार्ट पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, इन अ वेरी शॉर्टर टर्म मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो एक ऐसे जंक्चर पे है जहाँ पे शायद बहुत बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो उस सूरत में मैं अगर व्यू लेता हूँ तो मुझे लगता है सारे हैवी वेट्स बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं करेंगे। आई वॉज टॉकिंग टू फ्यू पीपल ओवर द वीकेंड एंड वी वर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट HDFC बैंक, एंड एक सिंपल थॉट है जो शायद मेरे हिसाब से सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए तो HDFC बैंक जो भी 15 लाख करोड़ पे खड़ा है, क्या ये कंबाइन एंटिटी यहाँ से डबल हो सकती है? 10 लाख करोड़ वाला 20 लाख हो सकता है। एट द सेम टाइम स्मॉलर स्टॉक्स जो हैं वो शायद 2x 3x भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी थोड़ा रूम है, नॉट फ्रॉम अ प्राइस बट फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू, कि स्टॉक यहाँ से बहुत बड़ा प्राइस लिहाज मूव ना करे। ये वो वाला फेज होगा जब SBI 400 से 600 की रेंज में चलता था 1.5-2 साल तक, या ITC 200 से 300 की रेंज में चलता था 1.5-2 साल। आई थिंक HDFC वो वाले फेज में चला जाएगा, और यहाँ पे द बेस्ट स्ट्रैटेजी मुझे लगता है वो होता है कवर्ड कॉल आप कर सकते हो। आप हर नीचे के लेवल पे स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट किए और उसके अगेंस्ट में आप कॉल राइट कर सकते हो, बिकॉज लिमिटेड अपसाइड है। एट द सेम टाइम अगर वैल्यूएशन देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और रूम है, लेकिन 1350-1300 वुड बी द परफेक्ट जोन शायद, जहाँ पे आप 3-4 साल के लिए कंसिडर करोगे इन अ वेरी शॉर्ट टर्म।
मुझे लगता है कि 1470 1480 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ओवरऑल मार्केट की बात करें, मुझे लगता है कि ये मंथली एक्सपायरी डेंजरस हो सकती है। अभी हम 22,150 के आसपास खड़े हैं। अब देखिए मार्केट बहुत टिपिकल बिहेव कर रहा है, एवरी डे सेलिंग आती है और एंड ऑफ द डे जब आप डेटा देखते हो तो आपको समझ में आता है कि एफआईआई का मोर और लेस सेल फिगर है, डीआईआई का मैच फिगर है। अब जिस दिन डीआईआई का बाय फिगर नहीं होगा तो मुझे लगता है मार्केट में डेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इन अ वेरी शॉर्टर टर्म सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज डेफिनेटली गोइंग ऑन। बहुत ज़्यादा फ्रेंजी है मिड कैप स्टॉक्स में, और वहाँ पे भी एक लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है बिकॉज लॉट ऑफ एनएफओज हैव कम अप फॉर द स्मॉल कैप फंड। मुझे लगता है एक नीजक रिएक्शन कैन नॉट बी रूल आउट टुवर्ड्स अ मंथली एक्सपायरी। सो बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंसी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि मार्केट इतना ज़्यादा रोटेशनल है कि आप टाइम नहीं कर पाओगे। तो या तो आप आशु जी के स्प्रेड करो या आप साइड में वेट एंड वॉच करो, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन माई ओपिनियन। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसा ये एक्सपायरी निकलने दीजिए, उसके बाद आप थोड़ा और एक्शन इस बाज़ार में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक्सपायरी संबंधित काफ़ी मूव्स इस समय आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं बाजार में कैसा एक्शन रहेगा। इस समय तो थोड़ी नरमी बनी हुई है। सेठी साहब भी बस जुड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी भी कुछ बेहतरीन कॉल्स लेंगे। देखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट में अगर कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है कि नहीं। सुमित जी तैयार है, तब तक चलते हैं उनके पास कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। इंडेक्स सुबह से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे करके उसी लेवल्स पे जहां पे सुबह हमने शो किया था। लग रहा ऊपर ही है, लेकिन अभी स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल में बीपीसीएल में यहाँ से बाउंस देखने को मिलना चाहिए। 624 अभी स्पॉट लेवल है। 625 का कॉल ऑप्शन के जरिए 10 रुपए 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बीपीसीएल का 625 का कॉल। बीपीसीएल मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा जंप ऊपर की तरफ दिखा सकता है। इनफैक्ट एचपीसीएल, आईओसी सभी के अंदर मूव देखने को मिल रहा है। तो पूरे सेक्टर के अंदर लास्ट 10 मिनट में मूव का शुरुआत हुआ है। बीपीसीएल यहाँ से ऊपर में 635 रुपए 638 रुपए तक का मूव दिखाना चाहिए। इसके लिए 625 वाला कॉल खरीदारी करें। 7 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में टारगेट 14 रुपए का पहला, 16 रुपए का दूसरा। 1 से 2 दिनों के लिए कॉल है, खरीदारी करें। बीपीसीएल 625 का कॉल। ओके, तो खरीदारी करिए। बीपीसीएल 10 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है, टारगेट 14 और 16 रुपए का होगा। यहाँ पर एक्शन आएगा। वापस मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है बीपीसीएल। रिसेंटली पिछले 2 हफ्तों से ओएमसीज में थोड़ा करेक्शन हुआ है, बीपीसीएल में भी गिरावट हुई है, बट आज एक कमबैक के मूड में स्टॉक दिख रहा है। 1.5% ऊपर अभी इसमें हो रहा है ट्रेड। आइए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब है हमारे साथ तैयार। सेठी साहब गुड आफ्टरनून। पहले तो बधाई, पीएनसी इंफ्रा, अभी सिद्धार्थ जी ने भी इसे रेकमेंड किया और आपकी भी लिस्ट पर था। पिछले हफ्ते फ्राइडे को ही आपने पीएनसी इंफ्रा, टीडी पावर की बात करी थी। दोनों स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आया है, जरा इन पर अपडेट दें और फिर आज की कॉल्स बताएं सर। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। थैंक यू दीपांशु ये याद रखने के लिए। बाकी दीपांशु, फ्राइडे को जो दोनों स्टॉक्स मैंने दिए थे, पीएनसी इंफ्रा जैसे 419 के लेवल पे 445 के टारगेट थे, वो आज अचीव हो गए सुबह ही। और टीडी पावर सिस्टम्स भी 278 के लेवल्स पे रिकमेंड किया था, 295 के लेवल्स टारगेट थे और वो भी आज अचीव हो गए। तो दोनों स्टॉक्स ने अच्छा किया। और सिद्धार्थ जी के भी आज रडार पे था पीएनसी इंफ्रा, उन्होंने अभी मेरे टारगेट के आसपास रिकमेंड किया है। दैट्स गुड। बाकी दीपांशु 2 स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी करने की सलाह है, कैश मार्केट के दोनों स्टॉक्स हैं। बिल्कुल सेठी साहब बताएं, पहला स्टॉक कौन सा रहेगा सर? हाँ दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्प, जो अभी 569 के लेवल्स पे है। ये फ्लैगशिप कंपनी है वेल्सपन ग्रुप की और ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्डेड लाइन पाइप्स बनाने वाली कंपनी है। ये पाइप्स ऑयल, गैस और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन के लिए काम आता है। जब पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है इस स्टॉक के 600 रुपए, स्टॉप लॉस है 555 रुपए का। और इस कंपनी के 6 प्लांट्स है। 6 प्लांट्स तो भारत में है, फिर 1 प्लांट यूएस में है, 1 सऊदी अरेबिया में है। और ये कंपनी डक्टाइल आयरन पाइप्स भी बनाती है, तो जिसके कारण इनका जो सरकार का जो मिशन है, जल जीवन मिशन या फिर हर घर नल से जल, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है ये कंपनी। क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है। जितने भी ऑयल एंड गैस कंपनीज है दुनिया भर के, सऊदी अरामको, रिलायंस, टोटल गैस, शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, सबको ये कैटर करते हैं, शेल, इन सब के ये इनके क्लाइंट लिस्ट में है। और इन्होंने
कुछ साल पहले या पिछले साल सिंटेक्स के भी प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन को एक्वायर किया था, वो भी एक जिसके अंतर्गत ये वाटर स्टोरेज टैंक्स वगैरह के क्षेत्र में भी उतरे हैं, तो वो भी एक बड़ा सेगमेंट हो सकता है। बाकी एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है एग्जिस्टिंग, और इनको कुछ महीने पहले सऊदी अरामको से भी एक बड़ा सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर मिला था। और जिस तरह से नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ रही है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स बढ़ेगी, मुझे लगता है इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और अच्छा करेगा। दिसंबर तिमाही भी बहुत ही दमदार थी, 240 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 6 करोड़ का नुकसान था, तो वहां से 240 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो इस तरह का दमदार परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ, और FIIs DIs भी अराउंड 27% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम है, DSP, आदित्य बिरला, फैशन, सन लाइफ, फिर आपके LIC वगैरह, और बाजार के कुछ रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो खरीदारी करने की सलाह वेल्सपन कॉर्प फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 600, स्टॉप लॉस ऑफ 555। ओके, वेल्सपन कॉर्प 600 के टारगेट के लिए खरीदारी करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए 555 का। दूसरा स्टॉक सर? दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, निचले लेवल से कई बार रिकमेंड किया हुआ है, RK फोर्जिंग, रामकृष्ण फोर्जिंग कंपनी का नाम है। RK फोर्ज के नाम से ये ट्रेड होता है, 766 के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता है। ये फोर्जिंग कंपोनेंट्स बनाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए और रेलवेज के लिए भी काम करती है, और कुछ इंजीनियरिंग पार्ट्स भी बनाती है, फिर फार्म इक्विपमेंट्स है, स्टील प्लांट्स है, अर्थ मूविंग और माइनिंग इक्विपमेंट्स, इन सबको कैटर करती है। इनकी भी जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, टाटा मोटर्स, BEML, BHAL, फिर वोल्वो, डेमलर, सबको कैटर करती है, और इवन इंडियन रेलवेज के लिए भी बड़ा काम करती है। और इन्होंने कुछ महीने पहले जो टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, टीटागढ़ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका अब नाम हो गया, उनके साथ भी एक JV का किया है, तो अब ये एक रेलवे वाला स्टॉक भी हो गया। फिर जिस तरह से CV सेगमेंट में बॉयंसी है, क्लास 8 ट्रक्स के लिए बॉयंसी है, तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी कंपनी होती है। फिर EV पे भी अच्छा खासा फोकस है, इन्होंने एक कंपनी को भी एक्वायर किया इस सेगमेंट में सीरियस फोरे करने के लिए, और बाकी रेलवे सेक्टर का एक प्रॉक्सी प्ले है ही है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, दिसंबर तिमाही में दमदार प्रदर्शन था, 86 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 61 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है। FIIs DIs भी 27-28% ओन करते हैं, जिसमें जितने भी कई सारे लीडिंग FIIs इसमें इन्वेस्टेड है। इवन MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी इसमें 1.81% स्टेक ओन करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करना चाहिए, तो खरीदारी करनी है RK फोर्ज में फॉर अ टारगेट ऑफ 800, स्टॉप लॉस ऑफ 755। ओके, चलिए, तो दो बेहतरीन पिक्स आती हुई सेठी साहब की तरफ से। वेल्सपन कॉर्प 600 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, एंड रामकृष्ण फोर्जिंग 800 तक का टारगेट बनता दिखाई दे रहा है, 755 का स्टॉप लॉस लगा के करनी है खरीदारी। एक बिगुल सिडानी साहब के लिए सुपरसेट। सिद्धार्थ जी बताइए सर। देखिए नेहा, सीमेंट स्पेस भी काफी अच्छा लग रहा है। सीमेंट स्पेस में बिरला कॉर्प काफी बेहतरीन लग रहा है। बिरला कॉर्प में आपका शॉर्ट टर्म टारगेट रह सकता है 1780 का। पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं 2000 रुपए का। करीबन 3-4 सालों से हम अलग अलग लेवल से फंडामेंटली रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। बहुत पुराना कवरेज वाला स्टॉक है हमारा बिरला कॉर्प, जो ऐसे जगह पे काम करते हैं जहां पे सीमेंट स्पेस में सबसे ज्यादा अच्छे वॉल्यूम्स देखे जा रहे हैं, वो है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया। 20 मिलियन टन की कैपेसिटी है। MP, UP, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये लोकेशंस में इनका दबदबा है, प्लांट है। और Q3 के तीसरे तिमाही के वॉल्यूम्स भी करीबन 13% से बढ़ते हुए दिखे। कैपेसिटी बढ़ाने की योजना आप सोच नहीं सकते हैं। 20 मिलियन टन से 30 मिलियन टन करने की कैपेसिटी योजना है, 50% जंप बाय FY30। वॉल्यूम्स मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 13% के ग्रोथ से बढ़ सकते हैं। कामकाजी मुनाफा पर टन, EBITDA पर टन जिसे हम कहते हैं, वो 850 पर टन हो सकता है। 9% का वॉल्यूम CAGR और 44% का कामकाजी मुनाफा। बिरला कॉर्प मुझे सीमेंट स्पेस में काफी अच्छा लग रहा है। 1780 का शॉर्ट टर्म टारगेट और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट 2000 का। ओके, तो पोजीशन से लॉन्ग टर्म टारगेट है 2000 का बिरला कॉर्प, इस पर करनी है आपको खरीदारी। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, पिछले हफ्ते में अगर आपको याद होगा काफी सारे OMCs पे हमने एक शॉर्ट रिकमेंडेशंस दिए थे।
एंड जिस तरीके से अभी उनके टारगेट्स अचीव होने के बाद रिवर्सल्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बीपीसीएल पे ध्यान देना है। काफी शानदार रिकवरी रही है इसकी, अपने शॉर्ट टर्म 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। 600 का जो लेवल था वो उसे काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है। जिस तरीके से रिकवरी है, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा स्विंग बन सकता है 660 655 जोन के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में। एक अच्छा अभी ब्रेकआउट हुआ है 620 लेवल्स के ऊपर का, तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 622 पे लगाना है। एंड पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 645 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा स्विंग बन सकता है 660 लेवल्स के आसपास का। सो खरीदारी करनी है बीपीसीएल के फ्यूचर्स में। तो ये है बीपीसीएल जहां पर आपको रखनी है नजर। कंसेंसस व्यू इस पर बन रहा है, एक्शन आ सकता है। सुमित जी ने भी कॉल ऑप्शन खरीदा था 625 का, सचित जी का 645 और 660 का है टारगेट। आइए अनिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर, लेते हैं उनसे 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर हैं जहां आधे घंटे पहले आपसे बात कर रहे थे सर। जहां तक बाजार की बात है 22,150 पर है निफ्टी, 70 पॉइंट नीचे, 46,650 पर है बैंक निफ्टी, 150 पॉइंट नीचे इस समय। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, डाउ फ्यूचर्स में नरमी है, 76 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में 40 पॉइंट की नरमी है, S&P फ्यूचर्स भी थोड़ा नर्म है। यूरोप के बाजार में करीब आधे % से कम की गिरावट है, थोड़ी नरमी है। कच्चा तेल रेंज में है, रुपया आपका 5 पैसे मजबूत है। और एशिया के बाजारों में मिला जुला कारोबार था, जापान ने फिर से हाई बनाया, बाकी एशिया के बाजार में नरम कारोबार ही था। बताएं सर क्या व्यू है इस समय, क्या करना चाहिए? जी देखिए, कोई खास फर्क हुआ नहीं है डेटा में भी और बाजार की चाल में भी। बहुत ही छोटी सी रेंज में थोड़े से डाउ फ्यूचर्स हल्के से फिसलते हुए दिखे हैं और ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है उसके चलते हुए आपको 2 लेवल पर नजर रखनी है। वैसे तो क्लोजिंग बेसिस पर जब तक 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक कोई खास चिंता की बात तो है नहीं, लेकिन बचे हुए समय के लिए ऐसा लग रहा है 22,100 और 22,200 इस रेंज को बाजार ट्रेड करना चाहता है। अगर 22,200 के नीचे फिसले तो आप तुरंत ही 22,200 के ऊपर निकले तो आप तुरंत ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाएंगे। थोड़ी वहां से अगर और तेजी बनी तो प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, और 22,100 के नीचे फिसले तो वहां से सपोर्ट जोन में जाते हुए दिखेंगे। डेटा ये बता रहे हैं कि शायद दोनों ही तरफ बाजार जाने को तैयार नहीं रहे। आपको जो आज की क्लोजिंग है 22,100 22,200 के बीच में ही होने की संभावना है, अनलेस कि आप डाउ फ्यूचर्स को 125-150 पॉइंट अगर कमजोर होते हुए देख लें तब तो थोड़ा बड़ा मूव 22,100 के नीचे आ सकता है। अगर डाउ फ्यूचर्स रिकवर हो जाए तो 22,200 को पार निकलेंगे, जो दोनों ही केस में लग नहीं रहा है। डेटा पूरी तरह से जिस तरह से बने 22,100 22,200 की रेंज में आपकी क्लोजिंग यही कहीं हो जाएगी, ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल, यहाँ एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप 46,500 के नीचे बंद नहीं होते हैं तो अच्छा है, क्योंकि उसकी तरफ आप थोड़े से नीचे की तरफ आए जरूर है। बैंक निफ्टी पर थोड़ा दबाव अपसाइड लिमिटेड दिख रही है, 46,900 47,000 ये रुकावट की रेंज है, 46,400 46,500 सपोर्ट की रेंज है बेसिकली। तो इसी रेंज को ट्रेड करना है। तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों ही, तेजी और कमजोरी की पोजीशन अगर आप बना रहे हैं तो बराबर बराबर का 50-50 का, और ऐसी सिचुएशन में बीच की रेंज में कहीं पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर सपोर्ट रेंज के आसपास आए तो खरीदारी कीजिए, और रुकावट की रेंज के आसपास ऊपर आए तो वहां प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। ये स्ट्रेटेजी रखना ज्यादा ठीक होगा जी। तो रेंज पर रखिए नजर, नीचे थोड़ी खरीदारी, ऊपर आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक्शन बरकरार है। शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु देखिए, जैसे अनिल जी ने कहा मैं भी वैसे ही सोच रहा हूँ, मार्केट मोर और लेस ट्रेड में रहेगा, लेकिन मेरा जो बायस है वो स्लाइट नेगेटिव है। तो मेरी ओर से निफ्टी में स्प्रेड है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी स्प्रेड लगेगा तो सुन लेना बेहतर रहेगा। खरीदना है 7 मार्च का 22,100 का पुट ऑप्शन जो 160 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है राउंड फिगर, और उसके सामने 2 पुट ऑप्शन बेचने हैं ये मंथली एक्सपायरी के 29 फेब वाले जो 21,900 के बेचने हैं, जो राउंड अबाउट 45 के आसपास जा रहे हैं। तो 45 के आप 2 बेचोगे तो 90 रुपीज़ का क्रेडिट आएगा, और 22,100 का 7 मार्च का आप एक पुट ऑप्शन खरीदोगे तो 160 का डेबिट होगा। तो नेट आपका जो है 60 + 10 60-70 रुपीज़ का ये स्प्रेड बनना चाहिए। इस स्प्रेड को रेशियो कैलेंडर डायगोनल स्प्रेड बोलते हैं अगर कोई पढ़ना चाहे तो। सो बेसिकली व्यू ये है, अपसाइड लिमिटेड लगता है 22,300 के ऊपर लगता नहीं है, और डाउनसाइड मुझे ऐसा लगता है कि मोर और लेस 21,750 शायद
अगर बहुत मारा तो। एट द सेम टाइम अगर मार्केट यहीं रहता है और स्लाइटली थोड़ा सा नीचे जाता है 22 की ओर या फिर 21,900 21,800, तो वहाँ कहीं भी रहेगा तो आपको पैसा रहेगा। तो अगर रेंज बता दूँ तो एक्सपायरी अगर 21,745 से 22,305 के बीच में कहीं भी आती है आपको नुकसान नहीं होगा। हाईएस्ट प्रॉफिट होगा अगर एक्सपायरी 21,900 की आती है 9,000 रुपीज़ पर लॉट। एक लॉट का मार्जिन रफली अबाउट 1,30,000 के आसपास चाहिए। सो ऑन अ डिप्लॉयड मार्जिन 7.88% सॉर्ट ऑफ रिटर्न है। तो मेरे हिसाब से 1:2 डायगोनल पुट स्प्रेड करना है। 22,100 का 7 मार्च का पुट खरीदना है और 21,900 के 29 वाले 2 पुट ऑप्शन बेचने हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये निफ्टी की स्प्रेड आपके सामने आती हुई 22,100 की 7 मार्च की एक पुट आपको खरीदनी है और वहीं 7 मार्च की 21,900 की 2 पुट सेल करनी है। विश्वेश जी 7 मार्च की है या ये 29 मार्च की जो पुट बेचनी है? नहीं, वही मैं समझा रहा था नेहा जी कि आपको बेचना है नज़दीक वाली एक्सपायरी। सी लॉजिक बहुत सिंपल है। नज़दीक के ऑप्शन का जो थीटा बोलते हैं या टाइम वैल्यू बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अगर मार्केट यहाँ रहा तो वो गलेगा। और दूर की जो एक्सपायरी है उसका जो रेट एट विच इट डिके, जिसको आप थीटा बोलते हो या गलने का रेट या जो भी आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज बोलो, वो थोड़ा कम रहता है। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको शायद कम लॉस होगा ऊपर के पुट में। विद द सेम टाइम जो आपने बेचा है वो फटाफट गिर जाएगा। सो आपको बेचना है नज़दीक की एक्सपायरी और खरीदना है दूर की एक्सपायरी। और हमने डायगोनल इसलिए रखा है बिकॉज स्लाइटली हमारा बायस जो है वो नेगेटिव है। ओके, चलिए, तो वो करेक्शन आता हुआ और वो आपकी स्क्रीन्स पर भी कुछ ही देर में आ जाएगा। लेकिन आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताइए। बाय का स्टॉक रडार पे है, 938 940 का अभी भाव है, 938 940। स्टॉक का नाम है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक पिछले हफ्ते 10 दिन से तेजी के मूव के अंदर है और लास्ट 2-3 महीने का चार्ट भी अगर देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा अप मूव दिखाया है। अभी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। 922 रुपया, 923 रुपया स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से। तो 922 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें जाइडस लाइफ। 960 रुपए से लेके 970 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें जाइडस लाइफ। खरीदारी करिए जाइडस लाइफ। ये आपके लिए काउंटर आ रहा है डेज हाई पर, इस समय ये भी ट्रेड कर रहा है 2% ऊपर। आई आशु जी के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, सबसे पहले तो विश्वेश का थैंक यू कि उसने स्प्रेड्स को मतलब जब मैं दे रहा था प्रमोट किया। और दूसरी चीज़ मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो उसने कैलेंडर स्प्रेड दिया। दीपांशु, स्प्रेड्स ही आने वाले टाइम में गेम बन जाएगी। और दूसरी चीज़ ऐसे टाइम पे जो कि कंफ्यूजिंग मार्केट है, नैरो रेंज में है और उल्टा पुल्टा करेगी, आपको कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे दिस विल बिकम मोर, मतलब ये रैम्पेंट हो जाएगा। दीपांशु, सबसे बड़ी बात होती है कि प्लेन वनीला बाइंग सेलिंग में रिस्क इतना ज़्यादा है कि मतलब हम जब ये स्प्रेड बनाते हैं ना, तो ये विश्वेश भी शायद ये मानेगा, मतलब मैं अपनी बात तो जरूर कर रहा हूँ, विश्वेश भी बात मानेगा कि हम जब स्प्रेड बनाते हैं तो ये जो मार्केट ऐसी है ना, हम जब बनाते हैं तो मैं पहले मान के चलता हूँ, देखिए अगर मैं कुछ बाय कर रहा हूँ तो मुझे 100% राइट होना ही होना है, या मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो मुझे 100% राइट होना ही होना है। और इसमें मैं मान के चलता हूँ कि मैं 75% रॉन्ग हो जाऊंगा। मतलब मार्केट हमेशा हमसे बहुत ज्यादा आगे है, जो हम सबको दिख रहा है वो 90% नहीं होता है। तो हम जब स्प्रेड बनाते हैं तो मेरा पहला प्रीमाइस, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं कितना राइट होऊंगा और या बिल्कुल राइट हो जाऊंगा, मैं कितना रॉन्ग हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं रॉन्ग ही होऊंगा। तो ये स्प्रेड का जो बेसिक प्रीमाइस है स्प्रेड का ये होता है कि हम रॉन्ग होंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने माइल्डली बुलिश बोला, विशेष ने माइल्डली बेरिश बोला, और उससे भी जैसे स्प्रेड बनाया जो हमने, देयर इज अ फेयर चांस कि दोनों स्प्रेड प्रॉफिट में हो जाए। दैट विल बी द ब्यूटी ऑफ स्प्रेड। सो आई विल जस्ट थॉट कि एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म मिला ये डिस्कस करने के लिए, तो मैं अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए बोल रहा था। अब दीपांशु, मुझे ना लगता है जैसे 4 दिन है, 4 दिन में स्टॉक्स में मेरे हाथ में नहीं है। जो पोजीशन निकल के आएगी, जैसे मैंने बोला, कोई भी नहीं कह सकता कि क्या निकल के आएगी और कितना कोई होल्ड करेगा, कितना कोई रोल ओवर जल्दी करेगा, कोई लास्ट तक वेट करेगा, किसमें से ओवरबॉट निकलेगा, किसमें ओवरसोल्ड निकलेगा, ये सब गेम अब वो बन जाएगी। तो ये 4 दिन को मतलब ना, अगेन एज आई ऑलवेज से, इस बार एक्सपायरी अलर्ट हमने बाई चांस नहीं किया कि वी बिकम मोर विशफुल देन कॉन्फिडेंट। तो अगले हफ्ते, अगले महीने के लिए, नाउ आई एम शिफ्टिंग माई स्टैंड टू नेक्स्ट मंथ के लिए जो हमारा स्टॉक है, विच इज अ स्पिल ओवर फ्रॉम लास्ट February ओनली, लेकिन अब तो मैंने उसको बोला या तो डिलीवरी में कन्वर्ट कर लीजिए,
अगर ट्रेड करना है तो दीपांशु अब जो आपको थम गया है, क्योंकि एक्सपायरी में 4 दिन मुझे नहीं पता क्या होगा, सो आई एम शिफ्टिंग माई स्टैंड विच विल बी बोरिंग स्प्रेड। मैं फिर बोल रहा हूँ बोरिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्च की 750 की कॉल लेनी है एक, और 850 की, बहुत दूर की बेच रहा हूं, उसको पास करने के लिए हम कभी भी कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ 750 की एक कॉल लेनी है और 850 की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 25 रुपए। 750 प्लस 25 मतलब 775 का स्टेट बैंक का फ्यूचर मेरा खड़ा हो गया। नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर चल रहा है 767 अराउंड, तो उस फ्यूचर से मैं 7-8 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं। और जो ये मेरी कॉस्ट है जो 25 है, मैं इसको कभी भी कम कर सकता हूँ, क्योंकि अभी बिगनिंग ऑफ द मंथ है, बिगनिंग भी अभी तो फरवरी में है, तो हम स्टेट बैंक जो मुझे लगता है कि वो जो 800 रुपए का पड़ाव था जो इस बार अब थम गया, क्योंकि एक्सपायरी में अब जब बढ़ चढ़ के ले लोगे तो नहीं चलेगा, ग्रेजुअली चलेगा। अब वो होता है मार्च में नहीं होता, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्प्रेड, क्योंकि इसके अराउंड हम बहुत ज्यादा मनूवर कर सकते हैं। 25 रुपए की कॉस्ट से स्टेट बैंक का 1:2 मार्च का स्प्रेड बनाना है। 750 की एक कॉल लेनी है, 850 की 2 बेचनी है। चलिए, तो SBI पे वो राय आती हुई 750 की एक कॉल खरीदनी है, ये मार्च के हिसाब से है, और 850 की 2 कॉल सेल करनी है, ये रिकमेंडेशन आती हुई आशु सर की तरफ से। लेकिन एक बिगुल कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताइए सर। नेहा, खरीदारी की राय है, खरीदना है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है चार्ट पर, जिसको बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं, और इसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आया है। स्टॉक सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगातार इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी राय में मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख ले 650, 650 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 675, दूसरा टारगेट 685। खरीदारी की राय है LIC हाउसिंग फाइनेंस। 675 और 685 ये है आपके लिए 2 टारगेट। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये है स्टॉक जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। एक्शन में भी है, NBFCs भी चुनिंदा आपको मूव दोनों तरफ का इस समय दिखा रही हैं। बट आइए L&T की हम बात कर रहे थे, इस पर सुमित जी की हमने राय भी ली, बट आज का जो फ्रेश ट्रिगर आया है L&T का, बड़ा मूव आई है। एक तो ऑर्डर विन है, खैर इन ऑर्डर विन तो ऑलमोस्ट इनके लिए डेली अकरेंस है। CLSA का भी बड़ा भरोसा आया है स्टॉक पर। आइए जरा समझते हैं क्या कह रही है CLSA की रिपोर्ट। आशीष बताइए। दीपांशु, हल्के कमजोर बाजार में भी अगर आप देखें तो L&T में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कारण ये है कि CLSA की तरफ से बड़ी दमदार रिपोर्ट आई है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि ना कि सिर्फ CLSA के जो एस्टिमेट्स हैं इन्हें ऑर्डर बुक बीट करते हुए नजर आएगी, जो ग्रोथ यहाँ पर है, लेकिन साथ में जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस है, हो सकता है कि L&T इसे भी बीट करता हुआ नजर आए। बड़ी ग्रोथ यहाँ पर आपको कंपनी के ऑर्डर बुक में देखने को मिल सकती है। खासतौर पर अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेस है, रेलवे स्पेस है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा जो है ऑर्डर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लेकिन आपको याद होगा कि जो जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, तब से अगर आप देखें तब माना जा रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इनकी संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला। जो इंटरनेशनल ऑर्डर की वैल्यू है, ये काफ़ी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं, जिसके चलते ये मान रहे हैं कि जो अभी फिलहाल ऑर्डर बुक है वो करीब 4.69 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें दिसंबर में हमने देखा था कि पिछले साल के मुकाबले 22% की ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन एस्टिमेट है कि 6.3 लाख करोड़ के आसपास की जो है मीडियम टर्म में आपको जो है ऑर्डर बुक में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। खासतौर पर अगर आप देखें तो रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो बैकलॉग में लेगेसी ऑर्डर्स है ये अब थोड़े से कम हो जाएंगे, जिसके चलते माना जा रहा है कि मार्जिन्स में आपको बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, और साथ में जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं इनके फ्लो में भी बढ़िया बढ़त और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। और इसी के चलते अगर आप देखें तो CLSA की तरफ से दमदार रिपोर्ट आई, इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा, 4,360 रुपये का टारगेट दिया है, और इसी का नतीजा है कि स्टॉक में फिलहाल अगर आप देखें तो 2 से 2.5% के गेंस है। बढ़िया गेंस इस समय आपको स्टॉक पर भी आते हुए दिख रहे हैं। 3,500 के करीब आपको L&T दिखेगा। ये सिद्धार्थ जी से भी एक बार L&T पर राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, लगातार एक्शन आ रहा है कैपिटल गुड्स इंफ्रा स्पेस में, तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ही सरकार का, कंपनी की एग्जीक्यूशन भी अच्छी है और ग्लोबल ब्रोकरेजेस का भी अच्छा भरोसा है। L&T पर अपनी राय एक बार दें सर। देखिए दीपांशु, अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो ये स्टॉक को पकड़े रखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। रही बात ऑर्डर बुक आई की, तो हाँ 15% की जो मैनेजमेंट की गाइडेंस आती है आई की और ऑर्डर बुक की, उससे ज्यादा ही डिलीवर हो रहा है, और ये डिलीवर आने वाले समय में भी हो सकता है। अभी हमारा कोई एक्टिव टारगेट्स नहीं है, बट मैं काफी पुराने लेवल से इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। अनिल जी भी बहुत अच्छे से इसका टारगेट याद रखते थे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से L&T आपको बिल्कुल
होल्ड करके रखना है पोर्टफोलियो में। इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक और ये इंफ्रा की प्रॉक्सी टू इंडिया ग्रोथ स्टोरी है एल&टी पर ये राय आती हुई, लेकिन एक बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताइए विश्वेश जी। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो है वीकनेस आनी चाहिए और मेरी ओर से जो है वो बैंक निफ्टी में पुट स्प्रेड की सलाह है। और अगेन मैंने निफ्टी में जो था वो कैलेंडर दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है ऑप्शंस जो है वो चीपर है, तो यहाँ पे मुझे लगता है सिंपल पुट स्प्रेड बनाना चाहिए। 46,500 का 29 फेब का पुट ऑप्शन खरीदना है नेहा, जो भी अराउंड अबाउट 300 रुपये के आसपास मिल रहा है, और उसके सामने आपको बेचना है 45,900 का पुट ऑप्शन 2 लॉट। तो मतलब आपको 125 में 2 बेचोगे तो आपको 250 रुपये का क्रेडिट आएगा और 300 रुपये का आपका डेबिट होगा, तो अराउंड अबाउट 50 रुपीज़ का ये स्प्रेड पड़ेगा। तो 1:2 46,500 45,900। तो अगर ऊपर चला गया तो मेरे हिसाब से आपका जो मैक्सिमम रिस्क है वो 50 रुपीज़ का है, जो आपका नेट डेबिट है। बट एट द सेम टाइम अगर ये नीचे गया, जो मुझे लगता है, तो 46,500 जहाँ पे ऑलमोस्ट 24 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ अनवाइंडिंग आएगी और 300-400 पॉइंट मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से मुझे लगता है मूव शायद 46,200 46,000 की ओर आ सकता है। सो बैंक निफ्टी में 46,500 का पुट खरीदना है, 45,900 के 2 पुट बेचने हैं, 50 रुपीज़ डेबिट में ये स्प्रेड बना रहा है। व्यू ये है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 300-400 पॉइंट नीचे आ सकता है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी के यहाँ से नीचे आने की संभावना है, तो उसी के मद्देनज़र ये स्प्रेड आपके लिए बनती हुई विश्वेश जी की तरफ से। लेकिन आइए कुछ एक स्टॉक्स पर भी फोकस कर लेते हैं। वोकहार्ट एक बड़ा ही शार्प स्पाइक हमने बनते हुए देखा है, और आपको याद दिला दें कि हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी भी थी इसमें कि वोकहार्ट यहाँ पर एक बड़ा रोड शो कर रहा है। उनके 1600 करोड़ की QIP प्लान को शेयर होल्डर्स की तरफ से मंजूरी मिली थी, और आज देखिए यहाँ पर हमने अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए स्टॉक में भी देखी है। कुणाल जी, वोकहार्ट अब क्या राय बन रही है चार्ट्स पे? देखिए नेहा, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले वोकहार्ट में खरीदारी की राय दी थी 10 की कमाई में, और उसके बाद हमने देखा कि वोकहार्ट में पिछले 2 सप्ताह में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि अभी भी और तेजी की गुंजाइश है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है नीचे के लेवल्स पर, एक बड़ा ही जबरदस्त बेस बना और उसके बाद अब तेज रफ्तार इसमें तेजी बन रही। मुझे लगता है अगला जो रेजिस्टेंस है चार्ट पर वो 675 से लेकर 700 के दरमियान है, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 10-12% ऊपर के लेवल्स हैं। तो मुझे लगता है कि और थोड़ी तेजी बनेगी। 675-700 के आसपास जिनके पास पोजीशन है प्रॉफिट बांध ले, फिलहाल होल्ड करने की राय। फिलहाल होल्ड करने की रिकमेंडेशन वोकहार्ट में निकल कर आ रही है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट हमने यहाँ पर स्टोरी एक्सक्लूसिव आपके सामने रखी थी, और हम देख रहे हैं अच्छी खासी स्ट्रेंथ आती हुई वहां पर 600 के पार फिलहाल वोकहार्ट है। होल्ड करने की रिकमेंडेशन कुणाल जी की तरफ से निकल कर आ रही है। SBI लाइफ स्ट्रेंथ आज इस स्टॉक में भी दिखाई दे रही है। सचित, कोई व्यू बन रहा है इस पे? यहाँ पर ट्रेंड काफ़ी शानदार रही है, कहीं पर भी डिस्टॉर्शन के साइंस नहीं है। इनफैक्ट पिछले एक्सपायरी में भी जिस तरीके से डेटा यहाँ पर नजर आ रहा था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन प्लस पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थे, पॉजिटिव हुआ है यहाँ पर था, तो आई थिंक इसी का ये इफेक्ट अभी भी बरकरार है। एंड जिस तरीके से इसका प्लेसमेंट अभी भी है, मुझे लग रहा है 1580 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो एक अच्छा पॉजिटिव बायस अभी भी स्टॉक में बरकरार है। 1500 के आसपास एक फ्रेश सपोर्ट यहाँ पर बिल्टअप हो चुका है। सो जब तक 1500 के नीचे की चाल बनती नहीं, आई थिंक तब तक मेजर ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। सो एक हेल्दी काउंटर है। इवन डिक्लाइंस अगर आते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अक्यूमुलेट करने के लिए। एंड इमीडिएट बेसिस में मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 1580 1600 के आसपास ये स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। ओके, 1580 और 1600 के मूव आ सकते हैं। SBI लाइफ, इस पर रखिए नज़र। भारत फौज, इस पर एक शार्प अपमूव आपको बिल्डअप होती हुई दिख रही है। एक बार वागले साहब से जरा भारत फौज की चार्ट पर आए लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब RK फोर्जिंग्स की बात कर रहे थे, बट वागले साहब भारत फौज देखिए शार्प अपमूव आ रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 4% ऊपर है सर ये। दीपांशु, मोमेंटम है। आई थिंक एक 10-12 दिन पहले इसमें एक गिरावट आई थी 1300 से, ये सीधा 1100 के नीचे आया था, और ये मूव की इसका करेक्टिव मूव है। मुझे लगता है ये 1200 के ऊपर जाएगा। 1220-1225 तक की अपसाइड मुझे दिखती है। आपने अगर लिया है तो बने रहे, या लेना है तो थोड़ा सा नीचे ले, अराउंड 1160-62 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा 1150 का, 1148 का,
और 1200-1225 तक की अपसाइड 2 से 3 दिन का टाइम फ्रेम। ओके चलिए 1200-1225 तक का लेवल ऊपर देखने को मिलेगा। पोजीशन है तो होल्ड करके रखें स्टॉप लॉसेस, लेकिन आप संभाल के चले, यही राय निकल कर आ रही है। एक बिगुल सचित जी के लिए BTS डबल टी का। बताइए सचित जी। हाँ नेहा, यहाँ पर टेक महिंद्रा में अभी भी काफ़ी मेजर वीकनेस है। इनफैक्ट ये वीकेस्ट ऑफ द आईटी काउंटर्स रहा है एंड जिस तरीके से ये 1300-1320 के सपोर्ट से बार बार फिसल रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक लेग ऑन द डाउन साइड पेंडिंग है। लगभग 1260 के लक्ष्य के लिए अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो लगभग 1300-1305 तक शॉर्ट आप ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1310 के आसपास लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से इमीडिएट स्विंग बन सकता है, बट मुझे लग रहा है 1260 तक ये मूव राइट की जा सकती है ऑन द डाउन साइड। 1260 तक की आपको मूव आती हुई दिख सकती है टेक महिंद्रा, इस पर आपके लिए बिकवाली की राय आ रही है। आईटी की तरफ से आज थोड़ा सपोर्ट मिसिंग है, बट ऑटोज की हम बात कर रहे हैं। ऑटो स्पेस में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल कर आ रहा है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स को लेकर कुछ खास रिसर्च करिए कुशल ने। कुशल बताइए क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है ऑटो बिक्री को लेकर। बिल्कुल दीपा, आप देखिए ट्रेंड के लिहाज से ऑफकोर्स 2023 हमने देखा कि काफ़ी शानदार रहा था ऑटो सेक्टर के लिए, और FY24 ओवरऑल भी देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल बिक्री के लिहाज से करीबन 6 से 9% तक की ग्रोथ है यहाँ पर हम FY24 के लिए रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो FY25 यानी कि अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने वाले हैं 1-1.5 महीने बाद से, वहाँ पर आपको फोकस कर चलना चाहिए, क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष में करीबन 3 से 6% की ही ग्रोथ की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। यानी कि जो पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री है वो लो सिंगल डिजिट ग्रोथ में बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं। रीजन बीइंग ऑफ कोर्स एक हायर बेस है जो FY24 का, वो इस पर इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा, और FY24 में पेंटअप मांग और बेहतर सप्लाई के चलते मांग बढ़ती हुई नजर आई थी, तो वो पेंटअप डिमांड भी जो है वो गायब होती हुई नजर आ रही है या कम होती हुई दिख रही है, जिस कारण से यहाँ पर इस तरह का ग्रोथ हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही एंट्री लेवल कारों की जो मांग है उसमें गिरावट का रुख जारी रहने का ही अनुमान है, क्योंकि एंट्री लेवल की कार चाहे आप मारुति सुजुकी की देखें या फिर अन्य किसी कंपनियों की, वहां पर आपको ट्रैक्शन कम और एसयूवीज में ज़्यादा आता हुआ दिखा है। पिछले 3-4 सालों का ये ट्रेंड लगातार हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बाजार का दिग्गज कंपनी है मारुति सुजुकी, हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा सा टफ टाइम FY25 में भी ये छोटी कारों की वजह से आता हुआ दिखे। यही नहीं, डीलरशिप लेवल पर 55 से 58 दिनों की इन्वेंट्री पैसेंजर व्हीकल्स मांग के सुस्त रहने का दर्शाता है। तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ये बन रही है कि हो सकता है कि डीलर स्तर पर आपको यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल्स भी बढ़ते हुए नजर आए। अब कंपनियों का भी यही कहना है। टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट ने भी ये कहा कि FY25 में घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री में ग्रोथ में करीबन 5% से कम रहने की संभावना लगाकर चल रहे हैं। साथ ही 2024 के लिए यहाँ पर मारुति सुजुकी भी लो सिंगल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहा है। हालांकि M&M एसयूवी सेगमेंट में करीबन 14 से 18% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, और एसयूवी पोर्टफोलियो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऑल इन ऑल इस एस्पेक्ट से ये समझ में आ रहा है कि FY25 थोड़ा धीमा रह सकता है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, तो उतना मजबूत नहीं रहेगा जितना FY24 रहा था। ये थोड़ा स्लो डाउन थोड़ा स्लो डाउन, क्योंकि हायर बेस भी हो गया है और अभी उस लेवल की डिमांड एक्सपेक्टेड नहीं है FY25 में जितना FY24 में हुआ था। ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपने निकाला है कुशल। इनफैक्ट एक बार इस पर सिद्धार्थ जी की राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, लास्ट वीक हमने देखा था जो ऑफिशियल व्हीकल बिक्री का डेटा आता है वाहन से, उसमें दिख रहा था कि 2 व्हीलर्स की बिक्री में भी थोड़े धीमेपन के संकेत आए। कुशल कह रहे हैं कि 4 व्हीलर्स में भी शायद यही हो सकता है। इससे पहले पिछले 2 साल तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हमने ऑटो कंपनीज की तरफ से आती हुई देखी है। तो क्या अब थोड़ा एक्सपेक्टेशन बाजार को कम करनी पड़ेगी जहां तक ये ऑटो बिक्री की ग्रोथ का अनुमान है सर? देखिए दीप, मैं मानता हूं कि ऑटो बिक्री हो सकता है कुछ एक महीने में कहीं ना कहीं डिप दिखे, बट जो स्ट्रक्चरल पॉजिटिविटी है ये पूरे सेक्टर में, ये बरकरार रह सकती है। तो मैं मानता हूं कि ग्रोथ रहेगा। हाँ, कुछ एक पॉकेट्स में जहां पे ग्रोथ नहीं मिल सकता है, जैसे कि जो जो मारुति जो सेगमेंट में है पैसेंजर व्हीकल में, जहां पे लो एंड की गाड़ियां, मतलब 10 लाख के नीचे की गाड़ियां है, वहां पे शायद ग्रोथ ना दिखे। बट अगर बात करें टाटा मोटर्स की, M&M की, जहां पे एसयूवी सेगमेंट है बिटवीन
10 to 30 lakhs और फिर 15 to 30 lakhs, ये सेगमेंट में ग्रोथ रहेगा। एक छोटा सा आंकड़ा जरूर दूंगा, ऑल्दो ये मैक्रो आंकड़ा है कि 2006 में जहां पे चाइना था 2,000-2,500 पर कैपिटा इनकम पे, जहां पे आज भारत खड़ा है, तब चाइना 50 लाख गाड़ियां बेचता था और उसके बाद 2.5 करोड़ गाड़ियों पे जंप आ गया जब $10,000 पर कैपिटा हो गया। तो इंडिया वही पोजीशन पे है। तो लॉन्ग टर्म में 5 साल के नजरिए से अगर देखें तो इंडिया में गाड़ियों की जो बिक्री है जो आज 45 लाख के करीब है सालाना, ये यहाँ से जंप भी करेगी। तो मैं पॉजिटिव हूं, बट कुछ पॉकेट्स जैसे कि 2 व्हीलर पॉजिटिव रहेगा, एसयूवी सेगमेंट पॉजिटिव रह सकता है, कमर्शियल व्हीकल जैसे अशोक लेलैंड बहुत पॉजिटिव रह सकता है। ये कुछ पॉकेट्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकता है। तो कुछ पॉकेट्स में ग्रोथ आ सकती है, बट कुछ और जगहों पर आपको अपनी एक्सपेक्टेशन टेम्पर करनी चाहिए। ये आपके लिए क्लियर व्यू इस समय आते हुए दिख रहा है। ऑटो स्टॉक्स पर रखेंगे नज़र। ऑफ कोर्स एक ऑटो स्टॉक जो रुकने का नाम नहीं लेता है वो है आपके लिए M&M। आज भी एक्शन में दिख रहा है, हालांकि उतना एक्शन नहीं है, बट फिर भी एक बार नए हाइस पर ये आपको आज भी आते हुए दिखा है। अब थोड़ा डिप M&M के काउंटर पर बन रहा है, बट वैसे लगातार एक्शन में ये काउंटर रहा भी है। सच्ची जी, एक बार M&M का चार्ट देखें सर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन रही है इसके लिए। कोई टेक्निकल लेवल्स अब जो M&M के लिए इंपॉर्टेंट हो? आई थिंक ऑलमोस्ट सारे जो लेवल्स एक्सपेक्टेड थे उनको सरपास कर दिया। एंड पिछले कुछ दिनों से ऑन अ क्लोजिंग बेसिस थोड़े से नैरो रेंज बॉडीज बन रहे, अपने एवरेज से थोड़ा सा दूर चला गया है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 1900 के आसपास का फिलहाल प्लेस्ड है। तो इमीडिएटली यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इनफैक्ट अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर मुनाफा बांध देना चाहिए। ओके, तो अब थोड़ा मुनाफा बुकिंग का समय आ गया है कुछ काउंटर्स पर। सावधानी बरतने का वक्त, थोड़ा कॉशियस व्यू आप कुछ काउंटर्स बना सकते हैं। और बहुत शार्प रनअप वैसे हमने पूरे ऑटो स्पेस में आते हुए दिखा है, बट एक शार्प रनअप आपको OMCs में आ रहा है। BPCL सुमित जी की तरफ से राय आई थी, सचिन जी की तरफ से आई थी। HPCL का भी चार्ट देखिए, यहाँ पर भी आपको अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। 0.3% ऊपर HPCL है, डेज हाई पर ये भी ट्रेड कर रहा है। वागले साहब, एक बार HPCL देखें सर, ये भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है सर। दीपांशु, बिल्कुल ये 550 तक तो जाएगा ऐसा लगता है। अभी 541, 42 है, आपको लेना है तो यहाँ पर या हल्का सा 538, 539 वो रेंज में आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते। आपका स्टॉप लॉस 534 का होना चाहिए। 550 के ऊपर अगर सस्टेन करता है फिर ये 570-75 तक जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रिकमेंडेशन आती है और इंटरेस्टिंग मूव है भी यहाँ पे, क्योंकि पिछले हफ्ते तक हमने देखा था कि OMCs में अच्छा खासा प्रेशर था। वैसे हमने कच्चे तेल की कीमतों में भी अच्छा खासा करेक्शन आते हुए देखा, ऑलमोस्ट $3-3.5 तक का करेक्शन आया है। तो वो भी एक कारण के तौर पर देखा जा सकता है जहां पर हम इस तरह का मूवमेंट देख रहे हैं। कुछ समय पहले हम ऑटो स्पेस की बात कर रहे थे, आज 2 कंपनियां हैं जिसमें हम देख रहे हैं अच्छा खासा मूवमेंट। एक तो TVS मोटर्स और आयशर मोटर्स। कुणाल सर, TVS मोटर्स इन स्तरों पर क्या राय बन रही है अभी? देखिए, ऑटो स्टॉक्स में हम एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं। नेहा, और TVS मोटर्स की बात करें तो एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चल रहा है 2165 रुपए के आसपास। ये लेवल्स निकल जाएं तो मुझे लगता है कि आपको इसमें 2250 तक का एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में ये जैसे ही 2165 के ऊपर स्टॉक टिक जाता है तो फिर यहाँ खरीदारी की राय होगी 2250 का टारगेट। ओके, 2250 तक का टारगेट यहाँ TVS मोटर्स में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकली भी सपोर्टेड है, नज़र रखिएगा यहाँ पे। और नज़र हमारी स्टील स्पेस में है। स्टील के एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में ब्रोकरेजेस की किस प्रकार की राय बन रही है सेक्टर को लेकर, आइए जान लेते हैं। आशीष के पास है सारी डिटेल्स। आशीष, बताइए क्या हो रहा है एग्जैक्टली। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ब्रोकरेजेस की राय तो बता दूंगा, लेकिन आप दोनों की भी सहायता लगेगी स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए और साथ में प्राइजेस का क्या चल रहा है। अब स्टॉक्स काफ़ी समय से अगर आप देखें तो फेरस स्पेस में, यानी जो स्टील कंपनीज हैं, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इसकी तुलना में अगर आप हिंदुस्तान कॉपर को देख लो, बढ़िया तेजी आ गई। नाल्को को देख लो, चल गया। NMDC में भी बड़ी तेजी आ गई। लेकिन ये स्टॉक्स अगर आप देखें तो कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब खबर क्या है ये बता देता हूँ कि जैन में जो एक्सपोर्ट का डेटा है ये 18 महीने के हाईएस्ट स्तर पर है। लगातार बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, आप कंपनी के सभी रिजल्ट्स को देखें तो हर क्वार्टर में एक ही चीज़ खास निकल कर आती है कि जो इंडियन ऑपरेशंस हैं वो सबके बहुत मजबूत है। लेकिन एक्सपोर्ट के माध्यम से चाहे JSW स्टील की अमेरिकन सब्सिडरी हो या टाटा स्टील की यूरोप सब्सिडरी, वहाँ पर थोड़ा सा दबाव आपको एबिटा प्रति टन पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडियन ऑपरेशंस में वन ऑफ अ काइंड रेजिलियंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये बढ़त 18 महीने के हाई पर क्यों आई है, इसके पीछे का कारण ये है कि भारत में अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिक HRC प्राइस हैं
वो करीब 54,300 रुपये प्रति टन के आसपास है। उसी को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट से तो 58,000 रुपये प्रति टन का भाव चल रहा है। यानी भारत में जो कीमतें हैं वो दरअसल कम्पिटिटिव ज़्यादा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि 1.1 मिलियन टन के जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ जैन में 18 महीने के हाई पर देखने को मिले थे। तो खबर ठीक ठाक है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन इस बात का है कि ब्रोकरेजेस की तरफ से अगर आप देखें तो कोई अग्रेसिव टारगेट अपग्रेड या रेटिंग अपग्रेड काफ़ी समय से नहीं आ रही। बहुत ही फ्लैट डेटा निकल कर आया है। सभी जो टॉप स्टॉक्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं कंपनीज, इनका मैं निकाल के लेके आया हूँ कि ब्रोकरेज की तरफ से एवरेज टारगेट क्या है। जितने भी एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं उनकी तरफ से औसत क्या निकल कर आ रहा है। तो औसत की बात करें तो JSW स्टील में 843 रुपए का जो है टारगेट निकल कर रहा है। आप देखिए मौजूदा भाव से ना के बराबर की अपसाइड है। टाटा स्टील काफ़ी करेक्टेड स्टॉक है, लेकिन फिर भी अब देखें इनकी तरफ से जो टारगेट है वो 143 रुपये का है। जिंदल स्टेनलेस ये भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है 657, 2-2.5% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यानी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो अभी तक अग्रेसिव टारगेट प्राइस जो है ना तो बढ़ाए गए ना रेटिंग में कोई बदलाव किया है, लेकिन सिनेरियो जो है बिजनेस एनवायरनमेंट वो धीरे धीरे सुधर रहा है। ओके, तो एनवायरनमेंट सुधर रहा है बट प्राइस टारगेट में अभी उतना मूव नहीं, बिल्कुल फ्लैट, कोई बड़े अपग्रेड्स नहीं है। कुड इट बी पॉसिबल कि ये चाइना फैक्टर की वजह से हो, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा है आयरन ओर हो या स्टील प्राइसेस हो उसमें खासी गिरावट देखने को मिल रही है एंड प्लस वहाँ पे इतने स्टिमुलस देने के बावजूद भी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से डिमांड नहीं है। नए घरों की बिक्री ऑलमोस्ट 34-35% गिरी है। सो इज इट दैट could be the reason? हो सकता है। और भारतीय कंपनीज में हम बात ही कर रहे थे पिछले हफ्ते कि चाइनीज डंपिंग से प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी छोटी कंपनीज ने अपील भी करी है सरकार से कि ताकि वहाँ से एक फ्लड ऑफ सप्लाई नहीं आए। तो आई थिंक प्राइस अपसाइड वहाँ से थोड़ा कैप हो रहा है। एक बार एक नज़रिया सिद्धार्थ जी का भी ले लिया जाए और सिद्धार्थ जी से भी समझे। सिद्धार्थ जी क्या करना चाहिए सर स्टील कंपनी से? जैसा आशीष बता रहे हैं एक्सपोर्ट ट्रेंड तो ठीक है, बट जो बाजार में व्यू बन रहा है, घरेलू डिमांड को लेकर जो एक्शन बन रहा है उस पर दोनों तरफ के व्यूज़ आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं सर? देखिए दीपांशु, मेटल्स काफी हद तक चाइना पे डिपेंडेंट होते हैं, वहां के प्राइसेस पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये देखना बहुत जरूरी होगा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस कितने बढ़ते हैं इस साल में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं तब मेटल्स के रियलाइजेशंस भी, फिनिश गुड्स के रियलाइजेशंस भी बेहतर होते हैं। यही ट्रेंड देखा गया है। तो इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी होगा चाइना और रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर। रही बात प्राइसेस की, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे मेटल्स ने ये रैली में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं किया है। तो इसमें चुनिंदा स्टॉक्स पे आपको डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए, जैसे कि टाटा स्टील। मुझे लगता है कि टाटा स्टील में मूव रह सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और मेटल्स ओवरऑल एल्यूमिनियम स्पेस, हिंडाल्को पॉजिटिव, आपने पिछले दिन में ही वो नोवेलिस की जो स्टोरी हुई थी, अमेरिका कोई सैंक्शन ला सकता है रशिया पे, तो रशिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम की, उसके ऊपर अगर सैंक्शन आते हैं तो नोवेलिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव। तो ये सारे ही एस्पेक्ट्स देखते हुए मुझे लगता है कि मेटल्स न्यूट्रल टू मार्केट परफॉर्मर जरूर रहेंगे। उसमें चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि टाटा स्टील आउट परफॉर्मर रह सकते हैं। तो टाटा स्टील ये काउंटर है जहां पर आपको रखनी है नजर, चुनिंदा और मेटल्स पर रखी नजर। हिंडाल्को भी बात चल रही है। आज वैसे थोड़ी मुनाफा वसूली के मूड में है, मेटल्स कुछ ज्यादा बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हैं। स्टॉक्स में भी दोनों तरफ का एक्शन है बट नरमी वाला ही बाजार बना हुआ है। बट एक जगह जहां पर रोज एक्शन होता है, रोज भरपूर अपडेट्स होते हैं, बैन लिस्ट, वायदा कारोबार के बैन लिस्ट स्टॉक्स हैं, वहां पर हम देखते हैं जबरदस्त एक्शन डेली हो रहा है। तो इस बार क्या बदलाव होंगे? अब तो हम एक्सपायरी वीक में भी आ गए। आइए आशीष से लेते हैं अपडेट। आशीष, आखिरी हफ्ते के लिए अभी भी लिस्ट काफी लंबी है, बताएं आज से थोड़ा हल्का होने शुरू होगी ये लिस्ट या ऐसी रहेगी? बिल्कुल हल्का कर देते हैं दीपांशु। 13 स्टॉक्स की लंबी लिस्ट है और इसमें से 8 स्टॉक ऐसे हैं जो निकलने के लिए तैयार है। 8 स्टॉक हैं और अच्छी तरीके से कंफर्मेशन भी हमारे पास, ऐसा नहीं कि बॉर्डर लाइन के करीब हो। एक एक करके नंबर बताता हूं। अशोक लेलैंड 79%, जीएनएफसी 79%, हिंदुस्तान कॉपर 79.4%, जीएमआर इंफ्रा 79.4%, बायोकॉन 79.6%, आरबीएल बैंक 79.8%, पीवीआर आइनॉक्स 79.99%, ये भी 80% से नीचे आ चुका है। और पिरामल एंटरप्राइज ये ज़रूर थोड़ा सा आपको बॉर्डर लाइन पर नजर आएगा, लेकिन समय हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा बचा हुआ है। हो सकता है कि अब यहाँ से पोजीशंस हल्के हों। 80.35% है पिरामल एंटरप्राइज में। तो ये 8 स्टॉक है जो एग्जिट करने जा रहे हैं बैन लिस्ट को। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि लगातार रोज़ बदलाव हो रहे हैं, कोई ना कोई एंट्री भी कर रहा है। तो इसके सामने इंडस स्टार, जहाँ पर पिछले 2 सेशन से काफ़ी बड़ा मूव भी देखने को मिला है, यहाँ पर पोजिशंस बड़ी हैं। 77% थी फ्राइडे को, जो कि अब
अब बढ़कर 128% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। और दूसरा स्टॉक है बंधन बैंक, यहाँ पर 102% है। यहाँ पर भी आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली है। और ग्लेनमार्क यहाँ पर बढ़त है, करीब करीब 100% हो गई है मार्केट राइट पोजीशन लिमिट। हो सकता है कि ग्लेनमार्क में अर्ली रोलओवर्स का भी एक इम्पैक्ट नजर आए, लेकिन अगर एंट्री करेंगे तो आपके पास 3 स्टॉक है, इंडस टावर, बंधन बैंक, ग्लेनमार्क, ये 3 एंट्री करेंगे और एग्जिट करने के लिए 8 स्टॉक्स हैं। इंडस और बंधन तो अभी बाहर गए थे, वापस एंट्री के लिए वापस एंट्री कर रहे हैं, बट 8 स्टॉक्स बैन से बाहर आ सकते हैं। एटलीस्ट 4-5 की तो गारंटी है ही, बाकी भी बॉर्डर लाइन पर हैं, अभी भी कुछ मिनट बाकी हैं। तो बड़े बदलाव हो रहे हैं वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में, ये आपके लिए आशीष अपडेट लेकर आए हैं। चलिए, इन सब पर हमारी नज़र बनी हुई है और इंडस टावर पर भी रखिए नज़र। अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी इस पर आई है सिटी की तरफ से। यहाँ पर इंडस टावर में उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है, 265 का टारगेट अब 320 का कर दिया है। फ्री कैश फ्लो जनरेशन में सुधार आपको आते हुए दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया कल बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग को लेकर, वहां से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडस टावर के लिए भी बनकर आते हुए दिख रहा है। रिकवरी के आसार पूरे इस पर प्ले आउट हो रहे हैं, ऐसा सिटी का मानना है। तो 320 का फ्रेश टारगेट सिटी की तरफ से आया है। इंडस टावर, इस पर रखिए नजर। इस पूरी सीरीज बैन से बाहर या अंदर ये काउंटर होते हुए भी दिखा है। वोडाफोन आइडिया भी, इस पर भी रखिए फोकस। हालांकि आज 4-4.5% का करेक्शन जरूर उस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। कल काफी फोकस में रहेगा ये स्टॉक, क्योंकि फंड रेजिंग को लेकर इस पर बोर्ड बैठक आ रही है। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर मूव आपको इंटरेस्टिंग इस समय बनते हुए दिख रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन है, बट एक जो टर्न अराउंड स्टॉक आज का है वो है बर्जर पेंट्स। सुबह भारी भरकम गिरावट आपको बर्जर पेंट्स के चार्ट पर आती हुई दिख रही थी। अब देखिए फ्यूचर्स बर्जर पेंट्स का पुल अप करिए, वहां पर आपको रिकवरी के आसार आते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग मूव आई है, निचले स्तरों से एटलीस्ट अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखिए। और अब देखिए बर्जर पेंट्स जो फ्यूचर्स हैं इस महीने के, वहां पर जबरदस्त मोमेंटम आपको दिख रहा है। एक बार जरा इसके चार्ट पर राय ले लेते हैं जरा कुणाल जी। बर्जर पेंट्स देखें सर, फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी इसमें प्ले आउट हो गई। इनफैक्ट कैश में भी दिन के निचले स्तरों से तो अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है। बिल्कुल दीपांशु, और एक सपोर्ट है चार्ट पर जो कि लगभग 540-50 के आसपास है, और हमने देखा कि 19 स्तरों के आसपास से एक इंट्राडे रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक पैटर्न बना है इसके डेली चार्ट्स पर जिसको बुलिश हैमर पैटर्न कहते हैं। तो ये हैमर कैंडल बन जाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ अपस्विंग देखने को मिलेगा। जैसे ही स्टॉक 570 के ऊपर निकलता है, जो कि इमीडिएट हर्डल है इंट्राडे चार्ट्स पर, तो मुझे लगता है कि 590-595 के लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरी राय में एक बेस यहाँ पर इन प्लेस है, और जैसे ही 570 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो मेरी राय में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, बर्जर पेंट, वो राय आती हुई, अच्छा खासा टर्न अराउंड आज हमने पेंट स्पेस में इस स्टॉक में बनते हुए देखा है। लेकिन लॉजिस्टिक स्पेस इतने उतार चढ़ाव के बीच हमने देखा है, ये एक स्पेस है जिसके कुछ नाम है वो टस से मस नहीं हो रहे। लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें मजबूती बरकरार है। स्नोमैन उनमें से एक है जिसमें हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सिद्धार्थ जी, आपका व्यू लेना चाहेंगे, इसकी स्टोरी आपको कैसी दिखाई दे रही है? लॉजिस्टिक स्पेस एंड ऑफ कोर्स स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, क्या दिख रहा है? देखिए नेहा, लॉजिस्टिक स्पेस पे तो स्नोमैन पे हमारी कोई राय नहीं है, ना कोई रिपोर्ट है, बट हाँ लॉजिस्टिक स्पेस डेफिनेटली अच्छा कर सकता है। एक छोटा सा सेक्टर है आज, बट आने वाले 5 सालों में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जरूर बन सकता है। इसमें से एक कंपनी है कंटेनर कॉर्पोरेशन, क्योंकि कंटेनर कॉर्पोरेशन आज जिस हिसाब से अपने पोर्ट्स टर्मिनल्स को एक्सपैंड कर रही है, कंटेनर्स एक्सपैंड हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस देखते हुए एक बेहतर विकल्प हो सकता है ये पूरे स्पेस का। कॉनकॉर सेक्टर की दिग्गज भी है, इस पर रखनी है नजर। यहाँ पर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दिख सकती है, आज वैसे थोड़ी नरमी में है। एक और स्पेस जहाँ पर ग्लोबली बड़ा एक्शन बन रहा है, और ध्यान रखिए हमारी भी जो भारतीय कंपनीज हैं यहाँ पर भी इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे बन रही है। जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर आपको कुछ एक्शन आते हुए दिखेगा। कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्री भी आई है। एनवीडिया की तो खैर हम ग्लोबली रैली देख ही रहे हैं, बट हमारी कंपनीज के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जहाँ पर रखनी नजर आई? कुशल से जानते हैं। कुशल, पिछले हफ्ते भी आप बात कर रहे थे कैसे एक बड़ी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बन रही है, अब हमारी कंपनीज की तरफ से भी यहाँ पर कुछ मौके बनते हुए दिख रहे हैं, जरा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल दीप, हमने जब भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं और उसमें आईटी कंपनियों को देखते हैं तो एक्सेंचर के नंबर्स भी हम बड़े फोकस में रखते हैं और एक्सेंचर की कमेंट्री को भी बड़े ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर अब एक्सेंचर की तरफ से कमेंट्री आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर जनरेटिव एआई को लेकर ये काफ़ी बुलिश होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिस कारण से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इसकी वजह से, जनरेटिव एआई की वजह से 10% की आय ग्रोथ यहाँ पर इनके लिए संभव हो सकती है। 10% की ग्रोथ का कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेटिव एआई की तरफ से आ सकता है। और ये ऐसा क्यों ये
कह रहे हैं, क्योंकि इनके जो क्लाइंट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में, फिर वो चाहे BFSI हो, कंज्यूमर गुड्स हो, रिटेल, सॉफ्टवेयर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। यानी कि साफ तौर पर जेनरेटिव AI का जो एप्लीकेशन है, जो यूसेज है और जो बेनिफिट है वो क्लाइंट्स रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी वजह से जो एक्सेंचर है इसको लेकर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। Q1 FY24 में तो इनफैक्ट एक्सेंचर ने पहले ही $450 मिलियन की जेनरेटिव AI डील्स जो है वो साइन कर ली है, और AI ट्रेनिंग पर सबसे बड़ा फोकस आगे चलकर बनता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर भारतीय कंपनियों के किस तरह की इंप्लीकेशंस है, इनफैक्ट इंडियन IT कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पिछले साल, इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से लगातार ध्यान देती हुई दिख रही है, बट ऑफ लेट यहाँ पर फोकस ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है जैसे जैसे इसकी जो अडॉप्शन रेट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसमें TCS आप देखिए तो यहाँ पर NVIDIA के साथ जो टाटा ग्रुप का पूरा करार हुआ था उसमें इंप्लीकेशंस कई कंपनियों के लिए बनती हुई दिखी हैं, जिसमें TCS पहला है जहाँ पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ये जनरेटिव AI एप्लीकेशंस बनाते हुए नज़र आएंगे। तो जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा टाटा कम्युनिकेशंस और NVIDIA की पार्टनरशिप द्वारा, उसका यूसेज ये यहाँ पर कर सकते हैं। और NVIDIA की पार्टनरशिप से तो TCS जो है अपने 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं उसको भी एक फाउंडेशनल AI ट्रेनिंग वो देते हुए दिख सकते हैं। इनफैक्ट इन्फोसिस यहाँ पर पिछले साल ही मई में इन्होंने अपना एक जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपैज भी लॉन्च कर दिया था, और लगातार आप देखिए LTI माइंट्री भी एक जनरेटिव AI, अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि यहाँ पर वो नावी सोर्स नाम की एक जनरेटिव AI ऑटोनॉमस सोर्सिंग प्लेटफॉर्म इसको भी लॉन्च करते हुए दिखे गए थे। तो चाहे वो मिड कैप IT कंपनी हो या लार्ज कैप IT कंपनी, सभी कंपनियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिकली जनरेटिव AI पर बड़ा फोकस कर चल रही हैं, जिसका आपको प्रमाण यहाँ पर जनरेटिव AI पर जो स्टेटमेंट आया एक्सचेंजर की तरफ से वो बता रहा है। तो रखिए नज़र, 10 से 15% आई ग्रोथ की बात कही जा रही है। हम देख रहे हैं हमारी कंपनीज भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, टाटा कॉम और TCS पर भी रखेगा नज़र। NVIDIA के साथ इनका कुछ एग्जिस्टिंग करार भी हैं, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स और फैक्टर्स AI को लेकर भारतीय IT में भी बनते हुए आपको दिख रहे हैं। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, नरमी वैसी की वैसी बनी हुई है, 100 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी दिख रहा है सर, 22,120 के पास। 250 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी पर है, 46,570 के लेवल पर 350 पॉइंट नीचे सेंसेक्स भी है। यूरोप में नरमी है, कच्चा तेल भी आपको नर्म दिख रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स वहीं पर है सर, डाउ फ्यूचर्स 60 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 45 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहे हैं। आप बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए ट्रेडिंग क्लोज से पहले? अभी संकेतों में कोई खास बदलाव है नहीं, और 22,100 22,200 की रेंज की जो हम उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में बाजार इसी रेंज में रहना चाहिए, जिस तरह की पोजीशंस बनी हुई है लगभग उसी रेंज में पूरा समय निकाला है, और बनी हुई 22,100 के ऊपर ही होता हुआ दिखा। तो आई थिंक कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन, अगर आप हेज करना ही चाहे तो 22,000 का पुट आप खरीद सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन अगर हेज करना चाहे तो 22,300 का कॉल खरीद सकते हैं। बेसिकली ये 300 पॉइंट की रेंज है और इसके बीचों बीच में आप जाकर बंद होते दिख रहे हैं। आज थोड़े से निचले स्तरों की तरफ बंद इसलिए हो रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स से सपोर्ट कम है, लेकिन अगर आप S&P फ्यूचर्स वगैरह देखें तो कोई खास वहां पर कमजोरी का रुझान है नहीं। तो मिला जुला सा कारोबार है, देखना होगा कि आज के डेटा किस तरह के निकल के आते हैं। वैसे देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पोजीशन बैलेंस्ड है, हल्की है, तेजी की तरफ कोई बहुत ज्यादा पोजीशन है नहीं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड के आसपास बंद होता दिखा है, 45,500 से थोड़ा सा ऊपर है, माफ कीजिएगा 46,500 से थोड़ा सा ऊपर है। तो बैंक निफ्टी में हल्की थोड़ी सी कमजोरी निफ्टी के मुकाबले में 1 शेड 2 शेड ज्यादा है। तो आई थिंक नई पोजीशन कल ही बनानी चाहिए। फ्रेश पोजीशन के लिए चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, इंतजार करें, और दिन के दौरान बाजार आपको दोनों तरफ से मौके दे रहा है, तो बेहतर है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने का कोई खास मतलब बनता नहीं है। और कल अगर 46,400 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर ज्यादा कमजोर होगा, और अगर 47,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर से और ज्यादा मजबूती बनेगी। निफ्टी में भी वही हाल है, 22,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो कमजोर होगा, 22,300 के ऊपर और मजबूती बनेगी, और रेंज के बीचों बीच में जब आप जाकर निफ्टी पर बंद हो रहे हैं तो बेहतर है कि नई पोजीशन के लिए कल का इंतजार करें, और जो पोजीशन आपके पास है उसे बनाए रखें। जी, जो पोजीशन है वो बनाए रखें, नई पोजीशंस कल आके बनाएंगे। एक्सपायरी का हफ्ता है, थोड़ा हल्के भी रहे तो कोई परेशानी वहां पर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, बाजार में नरमी वाला एक्शन है, थोड़ी कमजोर क्लोजिंग के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच विश्वेश जी की तरफ से एक और ट्रेड कॉल आ रहा है, बिल्कुल उनके लिए विश्वेश के विशेष।
विश्वेश जी बताएं सर। देखिए मार्केट इनहेरेंट वीक है, और इनहेरेंट वीक का मतलब जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी वीक है वो मुझे लगता है अब गिरने चाहिए। तो एक स्टॉक जो मैंने चुना है वो स्टॉक का नाम है कोरोमंडल, अभी चल रहा है 1064 के आसपास। और अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो काफ़ी वीक है, इनफैक्ट बड़ा ही नहीं है। तो इसका मार्च का फ्यूचर 1066 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट करना होगा, काइंड ऑफ STBT ट्रेड। बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, 1080 का स्टॉप लॉस रखेंगे, मतलब 15 रुपए के आसपास 1% का स्टॉप लॉस है। अब मेरा ये मानना है कि स्टॉक में जिस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट है, शायद नीचे के लेवल हमको देखने मिल सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करो दीपांशु, तो इसका जो फैब का लो है वो 1040 है, और मुझे लगता है अगर वो टूटता है तो स्टॉक शायद 1000 के नीचे भी जा सकता है। तो काफ़ी सेफ ट्रेड मानूंगा, बिकॉज स्ट्रॉन्गर मार्केट में चला नहीं, और जैसे ही मार्केट में थोड़ी वीकनेस आई, साइडवेज जो मुंह था वो नीचे टूट गया। ओवरऑल शॉर्टिंग बिल्ट है आज के दिन में। अगर मार्च के फ्यूचर में देखो तो 2.5 लाख शेयर ऐड हुए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे 1080 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए। पहला टारगेट होगा इसमें 1045 का, और दूसरा टारगेट होगा 1000 का। तो कोरोमंडल फाइनेंस शॉर्ट टर्म शॉर्ट STBT। ठीक है, कोरोमंडल में फ्यूचर्स में यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह है। मार्च का 1066 के पास सेल करें, 1080 का स्टॉप लॉस, 1045 और इवेंचुअली 1000 तक का भी टारगेट डाउन साइड में दिखेगा। कुछ एक और स्टॉक्स पे क्लोजिंग से पहले बात कर लेते हैं। सोना BLW प्रिसिशन, यहाँ कुछ स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल जी, कोई राय आ रही है सर इस स्टॉक पे? देखिए, एक अच्छा मोमेंटम हमने बनता हुआ देखा नेहा, और मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक में तेजी कायम रह सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। स्टॉक ने बहुत समय से परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अब चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और उसका ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है उन्हें बने ही रहना चाहिए। नई खरीदारी भी इन स्तरों पर कर सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए सोना BLW, जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। यहाँ पर एक्शन बन रहा है, इनफैक्ट आते आते एक अच्छा स्पाइक भी इस काउंटर पर बन रहा है। और सिद्धार्थ जी, सोना BLW आप भी ट्रैक करते हैं, और रिसेंटली खबर भी आई थी PLI स्कीम के तहत इन्हें एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की मंजूरी मिल गई। आई थिंक पहली ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जिसे PLI की तहत मंजूरी भी मिली है। सोना BLW सर। बिल्कुल दीपांशु, वो जो PLI की जो खबर थी उसके कारण तो सोना BLW को डेफिनेटली पॉजिटिविटी दिखेगा। बट EV स्पेस के या EV का पोर्टफोलियो की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में सोना सबसे बेहतरीन प्लेस्ड है, बेनिफिशियरी है टू व्हीलर साइड में भी। तो सोना BLW डेफिनेटली अगर आपने ले रखा है तो आपको बने रहना चाहिए। ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी बन सकता है, आप 6-12 महीने के लिए भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये ऑटो एंसिलरी में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है EV का। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छा प्ले है EV का। सोना BLW, इस पर रखिए आप नज़र। एक्शन अच्छा दिख रहा है। टुवर्ड्स द एंड एक बढ़िया स्पाइक भी इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखा है। एक दो और काउंटर जहां पर टुवर्ड्स द एंड एक स्पाइक आ रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक ये वापस एक्टिव आपको होते हुए दिख रहा है। सुबह सुमित जी आपके और कुणाल जी दोनों के रेडार पर आया था IDFC फर्स्ट बैंक। थ्रू द डे कुछ नहीं किया, बट टुवर्ड्स द एंड वापस एक्टिव हो रहा है। ये कॉल कल के लिए कैरी फॉरवर्ड, माफ कीजिएगा कुणाल जी, ये कॉल कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करनी है। IDFC फर्स्ट बैंक जो सुबह आपने और सुमित जी ने दी थी, अच्छी मूव आ रही है, कैरी फॉरवर्ड करना है सर इसे? निश्चित रूप से करना चाहिए दीपांशु, और अगर सुबह मिस कर गए तो अभी भी खरीदारी के में हर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की पुष्टि होते हुए नजर आ रही है, और ये क्लोजिंग बेसिस पर अब बन चुका है। तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चलें, और जो टारगेट थे वो बिल्कुल इंटैक्ट है। मुझे लगता है 89 की ओर ये स्टॉक बढ़ रहा है, बिल्कुल खरीदारी की राय। ओके, तो यह है आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर खरीदारी की राय आपके लिए बनती हुई दिख रही है। PNC इंफ्रा, अभी इसी कंपनी की बात हो रही थी। 700 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश से कंपनी को ऑर्डर भी मिला है। सेठी साहब की तरफ से रिकमेंडेशन थी फ्राइडे को, वहां से अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिखा। सुपर सेट में रिकमेंडेशन थी सिद्धार्थ जी की अभी थोड़ी देर पहले, वहां से आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हुए दिखा है, तो यहां पर रखनी है आपको नजर। PNC इंफ्रा अच्छे एक्शन में आ रहा है। बाजार का भी एक्शन दोनों तरफ का रहा है आज, बट थोड़ी नरमी के साथ अब बंद हो रहे हैं। बट अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कि एक्सपायरी का हफ्ता है, क्या करके जाना है, मंथली एक्सपायरी है, किन लेवल्स पर हो सकती है, पिछले 3-4 दिनों से हम जो देख रहे हैं बाजार में ओपनिंग के बाद एक रेंज में हम अटक जाते हैं, क्या ऐसे ही रहने वाले हैं, डेटा क्या कह रहा है, और ये तो 6 दिन का ट्रेडिंग हफ्ता है, तो इसमें क्या कुछ और बड़े मूव्स आ सकते हैं,
अनिल जी आपके साथ होने वाले हैं कल सुबह से। सर थोड़ा बीच में ट्रैवल कर रहे थे, थोड़े कमिटमेंट्स आ गए थे, इसलिए पिछले 2-3 दिनों से उनका शेड्यूल ऊपर नीचे वाला रहा है, बट कल सुबह से रोज़ की तरह एज रेगुलर अनिल जी हमारे साथ होंगे और बाजार पर अपना व्यू देंगे। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में बात करेंगे, आपको क्या करना है इस बाजार में वो बात करेंगे। रोटेशन चल रहा है, सुस्ती आई हुई है, सारी चीज़ों का जवाब आपको अनिल जी की तरफ से मिलेगा। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो पिछले 5 दिनों से रोज रिकॉर्ड बनाने का ट्रेंड था वो अब ब्रेक हो चुका है। आज रिकॉर्ड हमारे बाजार में नहीं बना है, थोड़ी नरमी के साथ अब बंद हो रहे हैं। करीब 100 पॉइंट नीचे आपके लिए निफ्टी बंद हो रहा है और 250 पॉइंट नीचे आपके लिए बैंक निफ्टी बंद होते हुए दिख रहा है। L&T 2.5% ऊपर, टॉप गेनर आज का पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंज्यूमर्स, BPCL, SBI लाइफ, अदानी पोर्ट्स, आइशर, HUL, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक्स आपके लिए काफी एक्टिव रहे हैं। गिरावट रही है एशियन पेंट्स में, 4% का कट इस काउंटर को दिखाया। अपोलो हॉस्पिटल्स आपके लिए 3% नीचे है। हिंडाल्को में आपने 2.5% का कट देखा है। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, टाइटन, डिवीज, JSW स्टील, LTI माइंट्री, भारती एयरटेल, TCS, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस ये भी आपके लिए कमजोरी रहे। IT की तरफ से आज सहारा बाजार को नहीं मिला है। वायदा कारोबार की तरफ आई है, चुनिंदा ऑटो कंपनीज में एक्शन था। भारत फोर्ज सबसे आगे था, 4% ऊपर वायदा कारोबार का टॉप गेनर है आज। ग्लेनमार्क में आपने अच्छी मूव देखी है, 3% ऊपर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बढ़िया उछाला है, BP, HP, IOC तीनों में आपने एक्शन देखा है। LIC हाउसिंग, टाटा कम्युनिकेशंस, इंडस टावर्स, साथ ही TVS मोटर्स, जाइडस लाइफ, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट, श्रीराम फाइनेंस, PVR और डेल्टा कॉप, इन सब काउंटर्स में आपको एक्शन दिखा है। वीकनेस थी एल्केम लैबोरेटरीज में, जो खबर आई है IT डिपार्टमेंट के सर्च के बाद की, कंपनी ने हालांकि इन खबरों का खंडन किया है। वोडाफोन आइडिया 4.5% नीचे, कल इसके लिए इंपॉर्टेंट डे है, फंड रेजिंग को लेकर बोर्ड बैठक है। एशियन पेंट्स आज बड़ा कट इस पर आया है, 4.5% का कट। बिरला सॉफ्ट, मेट्रोपोलिस, बंधन, चंबल, परसिस्टेंट, पीरामल एंटरप्राइजेस, कमिंस और अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर वीकनेस रही है। ब्रॉडबैंड मार्केट में भी हल्की नरमी थी, 1/3% आपके लिए मिड कैप गिरा है, करीब 1/4% आपको स्मॉल कैप गिरते हुए दिखाए। रेन इंडस्ट्रीज में 8% का बड़ा कट था, नतीजे और इंपेयरमेंट लॉस के बाद। न्यू इंडिया एश्योरेंस, GIC, गुजरात पीपावाव, येस बैंक, यहां पर भी वीकनेस आती हुई दिखी है। थोड़ी नरमी के साथ बाजार बंद हो रहे हैं। प्रोविजनल 22,115 निफ्टी और 46,563 पर बैंक निफ्टी। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आए, आइए उससे पहले एक बार देख लेते हैं आज शाम के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है। स्माइल डिजाइनिंग सर्जरी का चलन इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस सर्जरी के चलते हैदराबाद में एक 28 साल के व्यक्ति की मौत ने इसके खतरे को सामने लाया है। वैसे तो ये सर्जरी बहुत जटिल नहीं मानी जाती है, लेकिन इस मामले में एनेस्थीसिया के ओवरडोज को मौत की वजह बताई जा रही है। ऐसे में आज शाम 6 बजे इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आखिर क्या है स्माइल डिजाइनिंग सर्जरी, इसमें एनेस्थीसिया की कितनी बड़ी भूमिका होती है, साथ ही इस सर्जरी को लेकर क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ डॉक्टर आशीष कक्कड़, सीनियर डेंटल सर्जन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, सेलिब्रिटी कॉस्मेटिक सर्जन, और डॉक्टर अग्रवाल जो कि हैं साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर फिलिंग माइंड्स के। आज शाम जरूर देखिए क्यों चाहिए मौत की मुस्कान, ये होगा हमारा खास शो। इसके अलावा मनी गुरु में आज हम बात करेंगे डेट फंड्स में एक्टिव या पैसिव स्ट्रैटेजी की। डेट ETF में निवेश के क्या हैं फायदे, और डेट फंड के टैक्सेशन को भी समझना जरूरी है। क्या आपको डेट पैसिव फंड या फिर एक्टिव फंड में करना चाहिए निवेश? शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए डेट फंड एक्टिव वर्सेस पैसिव स्ट्रैटेजी। कीर्तन शाह, CEO क्रेडेंस वेल्थ, और ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी हमारे साथ शो पर जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा देश के लिए एक गुड न्यूज है, भारत में अब करीब 5% आबादी की गरीब रह गई है। नीति आयोग की ताज़ा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बताती है कि गांवों में लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है। लोग अनाज से ज़्यादा फल, सब्जियां और AC, फ्रिज वगैरह पर भी खर्च कर रहे हैं। इंडिया 360 की कवर स्टोरी में समझेंगे क्या वाकई में देश गरीबी मुक्त होने वाला है। साथ ही जानेंगे कि शहर और गांवों के बीच घटती असमानता देश की सेहत के लिए कितनी अच्छी है। गांव तरक्की की नई छांव, ये होगा हमारा खास शो आज शाम 8 बजे। और फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी हमारे सामने हैं। 22,122 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग है, 46,576 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट रेंज में कारोबार रहा, नरमी के साथ अब क्लोज हो रहे हैं। देखते हैं एक्सपायरी का पहला दिन तो आपके लिए थोड़ा नरमी वाला रहा, 5 दिन की रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया भी टूटी है।
अब कल का एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा अनिल जी भी कल बैक टू नॉर्मल, बैक टू पवेलियन हमारे साथ होने वाले हैं रोज़ की तरह पूरा एक्शन आपको समझाने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सचित जी, विश्वेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सिद्धार्थ जी एंड ऑफ कोर्स आशु सर, आपका भी कल आप सबसे फिर से करेंगे मुलाकात। नेहा आपको अलविदा कह रही हैं।